जी भाई, ऑटम 2022 पेपर आपके सामने मौजूद है। और आइए पहले पेपर पे थोड़ी नज़र दौड़ा लेते हैं। 8 सितंबर को ये सानेहा पेश आया था और 9 सवाल हैं जी इस पेपर के अंदर। और अगर हम वैसे ही गो थ्रू करें, पहला सवाल 8 नंबर का, दूसरा सवाल भी 8 नंबर का, तीसरा सवाल 10 नंबर का, चौथा सवाल 6 से जमा 2 8 नंबर का, पाँचवा सवाल 10 नंबर का, छठा सवाल 7 नंबर का, सातवां सवाल थोड़ा सा हैवी सवाल लेकिन है कुछ भी नहीं इसके अंदर। एग्जैक्टली ऐसा सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वैसे इस सवाल को अगर देखा जाए तो 16 नंबर का ये सवाल है, लेकिन उसके चूँकि 3 पार्ट्स हैं, 8, 5 और 3 के। फिर 8वां सवाल जो है ये भी 19 नंबर का सवाल है, लेकिन ये भी एक आसान सवाल है। और 9वां सवाल जो है वो 14 नंबर का है। तो ये 9 सवाल थे जी इसके अंदर। और अगर आप इसमें देखें तो 2 सवाल, एक 8वां और एक 7वां, ये थोड़े से ज़रा ज़्यादा मार्क्स के हैं। बाकी तमाम सवाल जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ये बात आपको मैंने सेशन के बिल्कुल स्टार्ट में बता दी थी कि दुआ कीजिएगा कि आपको ज़्यादा सवाल कम मार्क्स के हैं, क्योंकि जो सवाल होते हैं ज़्यादा सवाल कम मार्क्स के वो आसान होते हैं। जो सवाल थोड़े होंगे वो फिर बताएंगे कि जी हम 20 नंबर के हैं या हम 18 नंबर के हैं। तो अभी आप खुद देख लीजिएगा। वैसे तो इस पेपर के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया तो डिफ़िकल्टी लेवल फिर भी कम हो गया। तो जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो पहला पार्ट 5 नंबर का है, दूसरा 8 का है, तीसरा 3 का है। तो सिंपल बातें हैं, ये भी आसान बातें हैं। पूरा सवाल जब होता है ना, उसने पूरे का नंबर इकट्ठे दिए होते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक होगी बात। तो एक चीज़ तो ये है। अच्छा, अब सवाल इस पेपर में थ्योरी देखते हैं। थ्योरी कितने नंबर की है, एंड से आ जाए। मेरे ख्याल में 9वें का जो बी है शायद ये थ्योरी है, 4 नंबर ये हो गए। उसके बाद अगर आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 2 नंबर की थ्योरी इसके अंदर है, 6 नंबर हो गए टोटल। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, इसके अंदर जो पार्ट ए है ये तो प्योर थ्योरी है, टोटल 9 नंबर हो गए। और जो दूसरा है ना, इसके अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस भी हैं, तो मैं इसलिए इसको थ्योरी में शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि ये असल में कैलकुलेशंस की एक्सप्लेनेशन है आगे। ओके, तो इसलिए इसको थ्योरी में शामिल नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसके साथ कैलकुलेशन में। तो जो प्योर थ्योरी है भाई वो 9 नंबर की थ्योरी है। तो इसका मतलब है कि थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में जब हम ये थ्योरी देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तो आपको ये बात पता लग जाएगी कि ये थ्योरी कोई वैसी नहीं है कि जी आप पूरी पूरी किताब को रट्टा मार के चले जाएं। ये वो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पहले से ही पता है। तो आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लैंक बैठे होंगे, आपको ये बातें पता है, आप कुछ ना कुछ इसमें लिख ही आएंगे और 9 में से कोई 7 नंबर आप ले ही सकेंगे। चलिए जी, खैर हम शुरू करते हैं। पहले सवाल पे आइए, ऑर्डर में शुरू करते हैं। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, चलें मौके की मुनासबत से आपको बता भी देता हूँ। पेपर आपको पता है जी ब्लैक पेन से करना होता है, ब्लू की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। 9 सवाल हैं जी, तो आपने हर सवाल जो है वो नए पेज से शुरू करना होता है। पार्ट्स मेरे ख्याल में सेम पे शुरू हो सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन का ए पार्ट है या बी पार्ट है तो वो सेम से शुरू हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में भी कोई मुतज़ाद राय हैं। बेहतर यही है कि अगर किसी सवाल के एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं तो वो पार्ट्स भी आप नए पेज पे ही ले जाएं। ठीक है, अगर 9A है और उसके बाद आपने 9B करना है तो B के लिए नया सफ़ा ले लें, ताकि बेहतर बेहतर यही होता है। खैर एनीवेज, 15 मिनट रीडिंग टाइम। उस रीडिंग टाइम में आपने सिर्फ इस पेपर की रिक्वायरमेंट्स देखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। ठीक है, और रिक्वायरमेंट से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सवाल किस टॉपिक का है। सवाल की रिक्वायरमेंट देख के, सवाल का साइज देख के पता लग जाता है कि सवाल आसान है कि मुश्किल है। तो इट्स बेटर कि पहले 15 मिनट में से 2-3 मिनट में यह बात डिसाइड कर ली जाए कि पहले कौन सा सवाल करना है। सवाल नहीं पढ़ना, बस रिक्वायरमेंट पढ़नी है। तो जो भी रिक्वायरमेंट आप पढ़ के फैसला करें कि ये सवाल है, तो पहले 15 मिनट के अंदर, जो बाकी आपके पास 13-14 मिनट बचेंगे, उसमें आपने उस सवाल को इस तरीके से पढ़ लेना है, इस तरीके से दिमाग में उसका मैप बना लेना है कि जैसे ही 9:15 बजे आपको पेन और वो आंसर शीट मिले, सॉरी आंसर शीट मिले, पेन तो आपके पास ही होता है, आंसर शीट मिले तो आप फ़ौरन लिखना शुरू कर दें। अफेक्टिवली जो 3 घंटे का टाइम है वो 9:15 से शुरू होता है। और अगर आप मिसाल के तौर पे पहला ही सवाल उठाते हैं जो कि 8 मार्क्स का है, तो इसको करने के लिए कितना वक्त चाहिए, आप इसको 1.8 से करेंगे मल्टीप्लाई। ये बनते हैं तकरीबन 14.4 मिनट्स। लेकिन आपने ये सवाल अपने पहले 15 मिनट रीडिंग टाइम में प्लान कर लिया होगा, और ये 14 मिनट जो हैं ये आप कम करके 5-6 मिनट पे ले आएंगे। यानी जो 10 मिनट इस सवाल को सोचने के थे वो आपने रीडिंग टाइम में ही
इस्तेमाल कर लिए, तो 10 मिनट इस सवाल को बच गए, वो 10 मिनट आपने अब बाकी किसी दूसरे सवाल को देना है। याद रखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोसेस कॉस्टिंग का, वो देखने में ही थोड़ा लंबा सवाल है, कभी भी लंबे सवाल को पहले हाथ नहीं डालते। उससे होता क्या है कि पहला सवाल अगर आप लंबा उठा लेते हैं, आप तो ये सोच के उठाते हैं चलो यार मुश्किल सवाल पहले निकल जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये सवाल है तकरीबन 8 जमा 5 जमा 3 16 नंबर का। हाँ, और इसको करने के लिए आपके पास है तकरीबन 29 मिनट। तो सर ये सवाल ना 29 मिनट में होगा नहीं, ये सवाल ना आपके कोई 36-37 मिनट ले जाएगा। तो जब ये सवाल पहले ही सवाल 36-37 मिनट ले जाएगा ना, और आप 7 मिनट नेगेटिव में चले जाएंगे, तो ये बात आपको ना थोड़ा सा पैनिक कर देगी। और जब आपको पैनिक कर देगी तो बस यही तो नहीं करना हमने पेपर में, पैनिक नहीं होना। तो इसलिए कभी भी बहुत मुश्किल सवाल और कभी भी बहुत आसान सवाल मेरी जाती राय के मुताबिक है ना उठाया करें। आसान सवाल ना क्राइसिस से निकलने के मौके के लिए रखा करें, कि जब आप किसी वक्त टाइम से आउट हो रहे हो तो आपके जहन में हो कि यार अभी वो एक छोटा सवाल पड़ा है, उसके एलोकेशन में तो 20 मिनट है, लेकिन मुझे पता है कि वो 8 मिनट में हो जाना है, 12 मिनट में वहां से निकाल लूंगा। तो इस तरीके से प्लान करके चलेंगे ना, तो आपका पेपर इंशाल्लाह जो है ना वो टाइम पे भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोगों का जो मसला है ना, वो मैं बता दूं, वो पेपर पूरा ना होना है। पेपर पूरा ना होना एक सबसे बड़ा मसला है। बहुत से लोग ऐसे देखे जो कहते हैं जी हम 70 का करके आए थे और हमारे 39 आ गए। इसका मतलब है जितना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं 50% ले रहे हैं। सर हम 60 का करके आए थे, हमारे 33 आ गए। हम 55 का करके आए थे, हमारे 35 आ गए। तो इसका मतलब ये है कि आप 50% मार्क्स ले रहे हैं, बस आपका पेपर पूरा नहीं हो रहा। तो पेपर पूरा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको जरा आपने ध्यान रखना है। चले आइए जी सवाल नंबर 1 पे। सेंटोरस लिमिटेड is engaged in the business of manufacture and supply of leather jackets. Presently CL manufactures 30,000 जैकेट्स पर मंथ। अभी हम 30,000 जैकेट्स पर अभी आ रहे हैं जी, पास पेपर्स प्रिंट होके आ रहे हैं। 30,000 जैकेट्स जो है वो हम एक महीने में बनाते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। अगस्त 22 का डाटा दिया गया है। हमारे पास 350 वर्कर्स हैं। स्टैंडर्ड मंथली आवर्स पर वर्कर, एक वर्कर महीने में 200 घंटे काम करता है, तो 350 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आवर्स आ जाएंगे। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं। नॉर्मल वेज रेट हम देते हैं 150 रुपए का, ओवर टाइम हम देते हैं 250 रुपए का, और वेरिएबल ओवर रेट पर आ रहा है जी 120 का। ले जी, एक तो अभी करंटली ये चल रहा है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट आपको पता है जी लेबर प्लस ओवरहेड्स को बोलते हैं। इसको कम करने के लिए सीएल मैनेजमेंट इज इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग टू वेज इंसेंटिव प्लान। तो सर लेबर का सवाल है ये, तो 2 इंसेंटिव प्लान उन्होंने दिए हैं। पहली ऑप्शन है जी इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम। पीस वेज क्या होता है जी? यूनिट्स की बेस पे। ये बात हमने पढ़ी हुई है कि यूनिट्स की बेस पे वो प्लान लाना चाह रहा है एट द रेट ऑफ ₹500 पर यूनिट। तो देखना पड़ेगा कितने यूनिट्स आप बनाते हैं, उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इससे होगा क्या? दिस इज एक्सपेक्टेड टू मेक वर्कर्स 15% मोर एफिशिएंट, या आपको 15% मोर एफिशिएंट बना देंगे। अच्छा, 15% मोर एफिशिएंट का 2 मतलब निकल सकते हैं। एक मतलब निकलता है कि सेम आउटपुट बनाने के लिए 15% वक्त कम लगे, या फिर सेम वक्त में 15% ज्यादा चीजें बन जाए। तो दोनों बातों का मतलब यही है। ओके, तो सेम वक्त में 15% चीजें ज्यादा बने, या फिर दूसरा तरीका क्या है जी, सेम चीजें 15% कम वक्त में बने। और दूसरा तरीका क्या है जी, ऑप्शन क्या है, इंट्रोड्यूस अ बोनस ऑफ ₹50 पर यूनिट इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अगर स्टैंडर्ड टाइम के 90% में आप चीजें बना लेते हैं ना, यानी 10% आप चीजें जो है वक्त बचा लेते हैं, तो आपको 50 पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बोनस के बाद 70% यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, और आपके जो 70% यूनिट्स हैं वो 90% वाला क्राइटेरिया अचीव कर लेंगे और उस पर आपको बोनस मिल जाएगा। इवेल्युएट द अबव ऑप्शन एंड एडवाइज द मोस्ट बेनिफिशियल प्लान। और आपको क्या करना है जी, बेनिफिशियल प्लान निकालना है। लेकिन सवाल को प्लान कर लेते हैं। मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है जी जो एग्जिस्टिंग चल रही है, एक ऑप्शन 1 उसने दी, एक ऑप्शन 2 उसने दी। एग्जिस्टिंग में मुझे बता दें कि अगर एग्जिस्टिंग की मैं कन्वर्जन कॉस्ट निकालना चाहूं तो एग्जिस्टिंग की कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि सवाल में जो उसने मुझे रेट दिया हुआ है वो पर आवर दिया हुआ है, नॉर्मल, ओवर टाइम, वेरिएबल ओवरहेड। तो सबसे पहले तो भाई मुझे यह देखना है कि मैंने बनानी है 30,000 जैकेट्स पर मंथ। तो इसे 30,000 जैकेट्स पर मंथ बनाने के लिए मुझे कितने घंटे चाहिए? ऐसे ही है। तो अगर 30,000 जैकेट्स के मैं घंटे निकालना चाहूं तो 30,000 एक को बनाने में 3 घंटे लिखा हुआ ना सवाल के अंदर, तो टोटल 90,000 आवर्स मुझे चाहिए। क्या आपको यह बात समझ आती है? ओके, अब सवाल यह है कि जो मेरे वर्कर्स हैं वो वर्कर कितने हैं जी? वो वर्कर हैं 200, सॉरी 350, और हर वर्कर 200 घंटे काम कर रहा है। तो बताइए कितने घंटे बने? 70,000।
70,000 ले जी। पहला गैप ये पड़ा कि मुझे तो 90,000 घंटे चाहिए लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 70,000 घंटे हैं, तो क्या करूं? इसका मतलब है कि 20,000 घंटे का मुझे इनसे ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। तो बात यहां पर बिल्कुल सीधी सीधी हो गई कि 70,000 घंटे आपको नॉर्मल वेज रेट पे देने पड़ेंगे जो कि 150 रुपए है सवाल के अंदर, 150 का है, और 20,000 घंटे आपको देने पड़ेंगे ओवर टाइम के हिसाब से जो कि 250 रुपए है। और फिर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स भी तो हैं क्योंकि उसने कन्वर्जन कॉस्ट की बात की है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स तो आपको पता है 90 पूरे पे लगेंगे। और वेरिएबल ओवरहेड रेट क्या है सवाल के अंदर? 120। सर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आता है मुझे लिखवा दें। 1050,000 5 मिलियन जी। टोटल बता दे। अल्हम्दुलिल्लाह 1685। ले जी, ये जो अभी चल रहा है ना ये उसके हालात हैं। ओके अभी आ रहे प्रिंट हो गया आ रहे। ओके उसके बाद सजादे ने हमें ऑप्शन बताइए जी। पहली इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम एट द रेट ऑफ 500 पर यूनिट। लें जी, पीस वेज सिस्टम में क्या करना पड़ेगा? इसमें तो मेरे भाई आपको ये बात पता है कि हमारा जो कैलकुलेशन होती है वो यूनिट्स की बेस पे होती है, तो काम ही सीधा हो गया। तो सर हमें तो पता है कि हमने 30,000 यूनिट्स बनाने हैं और 30,000 यूनिट्स पे हमें 500 रुपया पर यूनिट पे करना पड़ेगा। ये तो बात ही सीधी सी हो गई। बताइए 15 कितना, 150 के 15 मिलियन? 15 मिलियन। ले जी, वेरिएबल ओवरहेड्स प्रॉब्लम पड़ेगी वेरिएबल ओवरहेड्स में, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट तो मुझे पता है कि 120 है, लेकिन मुझे वेरिएबल ओवरहेड्स के आर्स नहीं पता। आर्स नहीं पता ना, क्यों नहीं पता? उसकी वजह यह है कि आर्स में वो बोलता है कि दिस इज एक्सपेक्टेड टू मेक वर्कर्स 15% मोर एफिशिएंट। वर्कर 15% एफिशिएंट हो जाएंगे। मसला क्या है? मैंने आपको दो बातें बताई थी। एफिशिएंट होने का मतलब यह है कि सेम चीजें कम वक्त में बने या सेम वक्त में ज्यादा चीजें बन जाए, दोनों ही एफिशिएंसी होती है ना। ओके अब सवाल यह है मैं यहां पे क्या चीज रिज्यूम करूं? सेम वक्त में ज्यादा चीजें या उतनी चीजें कम वक्त में? उतनी चीजें कम, क्योंकि मेरे पास आर्स का रेट है। आर का रेट है तो मुझे आर्स में ही एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ओके अब सवाल यह है कि मैं अभी चीजें कितने घंटे में बनाता हूं? स्टैंडर्ड टाइम 3 घंटे है ना, तो 30,000 चीजें 90,000 घंटे में बनेगी। अगर मैं इस वक्त को 15% कम करना चाहूं, एफिशिएंसी का मतलब यही है ना कि 90,000 कम 15% कम हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में जो वक्त मुझे चाहिए वो अब 15% कम हो जाएगा, तो मैं 0.85 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बताइए क्या आंसर आता है इसका? 90,000 टू 0.85 करें, 76,500 घंटे में अब काम हो जाएगा। यही मतलब है ना इसका। करें मल्टीप्लाई 9180, बताइए टोटल। 2418000। लें जी, ये दूसरी ऑप्शन आ गई, सॉरी ऑप्शन 1 आ गई। ओवरऑल ऑप्शन 2, लेकिन सवाल में ऑप्शन 1। फिर ऑप्शन 2 क्या है जी? इंट्रोड्यूस अ बोनस और ₹50 पर यूनिट इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप 90% वक्त के अंदर अंदर यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको क्या होगा जी? आपको ₹50 पर यूनिट बोनस मिलेगा। एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद 70% यूनिट जो है वो 90% वक्त के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। जी क्या करना पड़ेगा? बताइए क्या करना पड़ेगा? बोलिए तो सही, करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले मुझे यह बताइए कि वक्त मेरा कम हो रहा है, तो इसका मतलब है ये 90,000 के अंदर कुछ तब्दीली होगी, ऐसे ही है। ले जी, कैसे कैसे कैलकुलेट करें? 70% यूनिट्स जो हैं वो हमारे 90% टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस 90,000 का 70% ले लूं तो वो वाले यूनिट्स 90% टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? ये जो हमारे टोटल है इसका 70% वो कह रहा है कि 90% टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ ऐसे कि 30,000 इंटू 3, ये टोटल 90,000 घंटे हैं जो कि लगने चाहिए थे, लेकिन वो कहता है कि इसका जो 70% है ना
कितना बनता है? 63,000 आवर्स जो है ना ये 90% पे आ जाएंगे। बताइए। ले जी, ये वक्त हमारा एक तो हो जाएगा कम, और बाकी का जो 30% है वो 30% तो आपको पता है कि नॉर्मल ही रहना है, यानी 90 का 70% जो है वो 90% पे आ जाएगा, 10% कम हो जाएगा। बाकी का जो 30% है वो तो एज इट इज रहना है। बताइए हैं? ओके, तो सर अब आपके आर्स कुछ ऐसे बनेंगे, जो टोटल घंटे थे उसके 70% घंटे में 10% कमी हो जाएगी, बाकी के 30% में कोई कमी नहीं होगी। ऐसे ही होगा ना? ये लिखा हुआ ना? हाँ, उसने कहा ना कि 70% यूनिट्स आपके 10% कम हो जाएंगे, तो 70% हमने 10% कम कर दिए, और बाकी के बिल्कुल वैसे ही रहे। बताए टोटल 83,700। ले जी, अब आपके टोटल आवर्स बन गए हैं, ये टोटल आवर्स बन गए हैं आपके, ये 83,700 अब आपने पे करने हैं। अब आपको पता है जी 70,000 तो आपके पास स्टैंडर्ड अवेलेबल है, ये तो आपके नॉर्मल रेट पे हो जाएंगे। रेट उसने कोई दिया है कि नहीं? सवाल में उसने कोई स्पेशल रेट दिया है कि वही 150 है? नहीं, मेरा में वही 150 है। बताइए। और बाकी 13,700 जो बनेंगे वो ओवर टाइम कराना पड़ेगा आपको। 1050 और ये 13,700 इंटू 250, 3425। ठीक होगी बात? तो ये हमारा आ गया जी ओवर टाइम। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद जी वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स वो तो 83,700 भी लगने, वो आपको पता है, और उसका रेट भी 120 है। बताएं। 100 बलोची भाई, जूनियर मार्च आ रहा है ना, घबराते जा रहे हैं आप। 100 ओके। और बोनस भी तो रह गए मेरे भाई, बोनस भी तो रह गए। कितना बोनस मिलना है? 50 रुपए पर आर के पर यूनिट? पर यूनिट। सर पर यूनिट अगर मिल रहा है तो मुझे कैलकुलेशन अब आर में नहीं करनी, यूनिट्स में करनी है। कोई बात नहीं, खैर है, एक ही बात है। सर टोटल यूनिट्स कितने हैं? 30,000, और 70% यूनिट्स हमारे 10% कम होंगे ना, तो आप 70% निकाल लें। जो भी आंसर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पे बोनस मिल जाएगा। बोलिए। 105 टोटल कीजिए चारों को। 2501900। लें जी, आपके पास एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, और एक ऑप्शन ये है। टोटल सबके चेक कर लें, देख लें कोई गलत मलत तो नहीं होगी चीजें। यार वैसे एक सवाल है, ये 10 जमा 10 20 और ये 25 बनता है, ये आपने 16 क्यों लिखवाया हो मुझे? हद होगी यार। करें टोटल क्या बनता है ये? सही करें, ये हो जाता है। ये पेपर में ऐसे हुआ ना तो लग पता जाएगा फिर। 10,500 5 मिलियन 10,800। वो यार ये तो ज़बानी भी हो सकता है। 10 और 10 20 और 5 25, 25 8, यार ये 26,300 बनता है। कमाल करते हैं यार आप लोग। मैं इतना बुजुर्ग हो के ज़बानी कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। भाई तुम्हारा एफसीए के लिए अप्लाई करने लगा? नहीं अभी किया नहीं, अभी करने लगूँ, अभी तो जेन ही बनाया। एडवांस में बहुत अच्छा है। पेपर पास करें फिर। आ जाए सर, आ जाए, आप ही की क्लास है सर प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। पास पेपर लाए आप? मुझे ज़रा दिखा दीजिए, सही वाले हैं कि कौन से वाले हैं? सर आपने मेरा एक काम और करना है जी। हैवी हो गया सर आपका। कॉस्ट अकाउंटिंग पास है क्या? नहीं, अच्छा नहीं सॉरी, गलत सवाल पूछ लिया सर। ये बांट दें सबको। और सर इसके बाद ज़रा मुझे एक कप चाय भी पिला दीजिएगा जी। एक सर बलोची भाई को भी पिला दीजिएगा यार। पता नहीं जो भी आएगी बस आ जाएगी वो यही बनती है यहाँ पे। यार मेरी वही लाना जो पहले लाते हैं, टी बैग वाली। इनसे पूछ लें इन्होंने जहर मिलाने के क्या मिलाना होता है। अच्छा नहीं, मेरी तो टी बैग वाली आती है हमेशा। इनसे पूछ लें, ये बलोची भाई ने कौन सी पीनी है। इनकी ना जहर वाली होती है, उसमें ना जहर मिला होता है।
बड़े बंदे हैं मेरा भाई, पेपर पे ध्यान दे, चाय की पड़ी है तुझे। हाँ जी, अब गलत है सारा। टोटल, अब टोटल कर लें भाई, खुदा का वास्ता है टोटल कर लें। बस ठीक है, थैंक यू भाई, टोटल कर लें। अब टोटल में कोई गलती है, बाकी सारा सवाल ऐसे ही होना है। ये 3 का टोटल 10,500, 5 और 10,800। तो यार ये ले, एक तो आप लोग ना, ये ले अब ठीक है। अच्छा, खुद नहीं देखते, मैंने जो लिखा है उस पर चलते रहते हैं। बंदा थोड़ा सा खुद भी देख लेता है, पता है नहीं मेरी रेटिंग सही। भाईजान ये पूरा पेपर कॉपी पेस्ट है, पूरा पेपर कॉपी पेस्ट है, देख लीजिएगा अभी। इसमें देखें, आप सवाल में घबराते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग से, वो भी देखें कॉपी पेस्ट है। इसलिए आपको कहता हूं पास्ट पेपर कम से कम 3 दफा किए हो ना, तो कुछ चीजें ज़हन में रह जाती हैं। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 2 पे है। क्वेश्चन नंबर, ये ले मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 1। बलोची भाई, अगर पेपर पास किसी का ना हुआ ना, तो बता दें क्या सजा दी जाए उसे, कैद कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए। कैद करके क्या करना है, नहीं कैद करके जरा सीधा सुधा करेंगे उनको। ये अगर कोई मुझे मंडलाता नजर आया ना कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में मई के बाद, या किसी ने मुझे फोन करके कहा, खैर कहेगा तो सही, ऑब्वियसली अब ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करें कि ना ही कहें कि सर बता दें कोई कोर्स में तब्दीली तो नहीं है, फिर मैं तब्दीली करूंगा अच्छे तरीके से। और अगर किसी ने ये कहा ना कि सर तैयारी नहीं थी, 4 चैप्टर छोड़ दिए थे, ये हो गया था, तो वो तो फिर बच्चे मेरे से। क्यों भाई, किधर है तुम्हारा दोस्त? बोल रहा था आएंगे, ये गोलीबाज है उसामा। उसामा इंसान बनो तुम अगर मुझे नजर आए ना इधर, फिर देखना तुम। ओके जी, आइए सैचर्न पे चलते हैं, फिर उसके बाद प्लूटो पे भी जाएंगे। सैचर्न लिमिटेड इंपोर्ट्स रॉ, यार इतना आसान सवाल है ना कि शर्मिंदगी हो रही है मुझे कराते हुए। इसमें काफी सवाल कराते हैं, मुझे शर्मिंदगी होगी। Saturn Limited imports raw material M1 for manufacturing of its products. Following data relating to M1 has been extracted from SL data record. Maximum usage, minimum usage, average consumption in a month. अच्छा, एवरेज कंजम्पशन वैसे अगर आप देखेंगे ना तो 5,000 जमा 3,000 डिवाइड बाय 2 4,000 निकलती है। लेकिन अगर उसने आपको 3750 दे दिया ना, तो उससे लड़ाई नहीं कर बैठनी कि नहीं ये तो 4 बनती है, तुमने क्यों 3750 लिखा है। उसने जो लिखा है ना, बस फिर एवरेज वही है। ओके, मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम, इसमें उसने एवरेज लीड टाइम नहीं दिया हुआ, तो वो एवरेज नॉर्मल तरीके से निकाल लें। ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लीड टाइम एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। हाँ जी, क्या आपको पता है लीड टाइम क्या होता है? क्या होता है? ऑर्डर टाइम से लेकर डिलीवरी टाइम तक के दरमियान का जो फर्क होता है। और स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है? अगर आपके पास स्टॉक मौजूद नहीं है और आपके पास एक ऑर्डर आया है, तो आप वो कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाएंगे जो कमा सकते थे, इसको बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। Compute the following with brief explanation of why it is necessary for SL to maintain these level of inventories. इनको कंप्यूट करें और कंप्यूट करने के बाद थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दें कि क्यों ये मेंटेन करना जरूरी है। सबसे पहले आता है जी रीऑर्डर लेवल। मुझे बताइए रीऑर्डर लेवल जो है वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है जी? हाँ, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूजेज है जी 5,000 और मैक्सिमम लीड टाइम है जी 4, तो 20,000 इज द रीऑर्डर लेवल। थोड़ा सा जरा बता दें भाई क्यों करना है इसे, ये रीऑर्डर लेवल डिटरमिन करना क्यों जरूरी होता है? ताकि हमारा स्टॉक आउट ना हो। एक ऐसे तरीके से हम रीऑर्डर, इस लेवल पे आके रीऑर्डर हम करें कि ना तो हमारा स्टॉक आउट हो और ना हमारे पास कोई होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो। तो उस चीज को बैलेंस रखने के लिए, उस कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए हम ये हरकतें कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल। जी मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल का फॉर्मूला आपको याद है जी मेरे भाई? ये हालात है हमारे, अभी मार्च आने लगा परसों। रीऑर्डर लेवल, बस ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। और मेरे ख्याल में आप ईओक्यू तो सवाल में मौजूद नहीं है, मिनिमम यूजेज मिनिमम लीड टाइम वाली बात कुछ थी। फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो उसका जो एक फॉर्मूला था वो मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम ब्रैकेट में होता था, रीऑर्डर लेवल करके था कुछ, मिनिमम टाइम। तो आप उस फॉर्मूला से ये बात जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बार फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करनी है, वो तो आप कर ही लेंगे। तो क्या होता है मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल? जरा एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लें, क्या होता है भाई? इससे ऊपर नहीं लेके जाना वरना अंत मच जाएगी। ठीक है, अंत मच जाएगी। जैसे आप लोग माशाल्लाह बड़ी ईद पे क्या करते हैं जी, 6 बकरे किए तो 6.25 बकरे अपने फ्रीजर में घुसाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैक्सिमम से आपने कोई नहीं मचा दी है, मैक्सिमम से बहुत ऊपर चले गए आप, तो ये नहीं करना आपने बस जो है वो एक इत्तदाल रखना है। सेफ्टी स्टॉक लेवल, हाँ जी सेफ्टी स्टॉक,
क्या होता है सेफ्टी स्टॉक? सर मतलब कि अगर हम यूनिट्स इतने जो हम रखे हैं ताकि इमरजेंसी में हो, अगर हाँ, इमरजेंसी में अगर कोई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाए तो आपके पास ये यूनिट्स होने चाहिए। ठीक हो? ओके मैन, आए प्लूटो पे चलते हैं। कितने सैयारे हैं दुनिया में? दुनिया में नहीं, सॉरी, कायनात में। कौन कौन से, नाम बता मेरा भाई। और ठहर जा, हाँ ये ऑनलाइन में सुन, हाँ बोल 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 जल्दी बोल जल्दी बोल। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो। हम कहाँ रहते हैं? हम जुपिटर में रह रहे हैं। आजकल हम अर्थ में हैं। ओके, मरकरी जी। जिंदगी के आसार कौन से सैयार, किस सैयारे, किस प्लेनेट पे जिंदगी के आसार? अमेरिका वाले कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अच्छा, वो जो दूर वाला है, सिर्फ मार्स पे जिंदगी के आसार हैं। अच्छा, वैसे मेरे जहन में कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आता है, जहन में आता है, दिल में नहीं, जहन में आता है। वो दिल वाली बात है, मैं जहन वाली बात करूं कि अगर दूसरे सैयारे पे जिंदगी होती तो हो सकता है वो उन कंडीशंस के मुताबिक होती। और मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना जाती ख्याल है, बिल्कुल इस पर मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा, हो सकता है कि इंसानों के अलावा और कोई मखलूक हो ही ना, क्योंकि अगर होती तो कुरान में लाजमी जिक्र होता। कुरान में तो बस ये जिन्नात वगैरह का जिक्र है, बलोची भाई वगैरह का जिक्र है, और तो किसी का जिक्र ही नहीं। तो अगर होती तो जरूर होता उसके अंदर, उसमें तो नहीं लिखा हुआ ऐसी बात, कम से कम मेरी नजरों में या मेरे इल्म में तो नहीं है। तो फिर ऐसे जब लिखा ही नहीं हुआ, जब इंडिकेशन ही नहीं, तो फायदा उसे बेहतर नहीं हमको जिन जुन ढूंढ लें इधर से। जिन देखा कभी तूने? कभी महसूस किया? आया कभी? अच्छा नहीं, अभी महसूस करा देंगे, इधर ही की हमसे 3 गुना ज्यादा है, हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े हो, हु नोस, हो सकता है उनका भी इधर खड़ा होकर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हो, हु नोस, किसी को क्या पता, हो सकता है मैं ही बेस बदल के आ गया हूं। प्लूटो पे आए, क्वेश्चन नंबर 3 जी मेरे भाई, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर दे वुड इंडिपेंडेंटली रिजल्ट इन ओवर ओ एब्जॉर्ब। ओवरहेड्स का सवाल, ओवरहेड का सवाल ना आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन ये सवाल ना सिर्फ आपको, अगर फॉर्मूलाज आपके ठीक है ना ओवरहेड्स के, और कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, सवाल आप कर लेंगे। करते हैं जी सवाल। प्लूटो लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट ZAA एंड ऑपरेट्स एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ, नॉर्मल कैपेसिटी आ गई, दिमाग में घंटियां बज रही हैं, 45,000 मशीन आर पर एनम, विच इज 90% ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी 45,000 है, लेकिन शायद हम अभी 90% पे काम कर रहे हैं। PL uses absorption costing method to manage its cost. Following information has been extracted from PL's prior year record. पिछले साल का डाटा है भाई। एक्चुअल प्रोडक्शन हुई थी 44,000, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड थे जी 4,20,000 के, और फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट था 200 पर मशीन आर। सवाल मेरा ये है, ये डाटा इसने आपको ना टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है, क्या आप यहां से बजटेड ओवरहेड निकाल सकते हैं? उसने आपको फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी दिया है, उसने आपको ये भी बता दिया, ऊपर देखें मशीन आर कितने हैं, किस बेस पे ये निकला होगा, तो यहां से आप ओवरहेड निकाल लेंगे। मैं वैसे ही बता रहा हूं, निकालने नहीं है अभी, अभी मुझे नहीं पता सवाल में क्या कर रहे हैं, मैं तो वैसे बता रहा हूं कि सवाल में उसने आपको बजटेड ओवरहेड्स नहीं दिए, लेकिन उसने आपको एब्जॉर्प्शन रेट दे दिया। अब आपको पता है कि सवाल में जब नॉर्मल कैपेसिटी दे दी जाती है तो पहली प्रायोरिटी हमारे लिए नॉर्मल कैपेसिटी ही होती है एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो 200 पर मशीन आर का एब्जॉर्प्शन रेट है, ये 45,000 मशीन आर की बेसिस पे निकला होगा। तो अगर आप 45,000 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कि आपके पास बजटेड ओवरहेड नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। नहीं, 90 क्यों लेंगे सर? आपकी नॉर्मल कैपेसिटी पे निकलता है एब्जॉर्प्शन रेट, 90 क्यों लेंगे आप? 90 तो शायद आपकी वो होगी, देखते हैं अभी देखते हैं, उस पर बात करते हैं अभी, आगे चले। ओके ले जी, नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं जी? PL has a policy of revising its fixed overhead absorption rate for each year on the basis of prior year's actual result. तो भाई क्या है जी हमारी पॉलिसी, क्या है? हम हर साल अपना एब्जॉर्प्शन रेट रिवाइज करते हैं पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड्स की बेसिस पे। यानी इसका मतलब यह है कि जो अगले साल के बजटेड ओवरहेड्स होते हैं वो पिछले साल के एक्चुअल होते हैं। वहां से हम बात शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द करंट ईयर, अब इस साल की बात कर रहा है, फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। There was an unexpected increase in demand of ZAA due to which PL utilized its excess production capacity to manufacture maximum units of ZAA. Further, factory workers were paid overtime of 1.2 million for additional hours work during the year. कैपेसिटी को हमने इंक्रीज किया
और साथ ही साथ फैक्ट्री वर्कर्स को ओवर टाइम भी पे किया 12 लाख रुपए का, क्योंकि उन्होंने मजीद काम किया था। ठीक है जी। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इंक्रीज पीएल्स कॉस्ट बाय ₹3 लाख। पाकिस्तानी हुकूमत लग रही थी, हुकूमत के बिजली के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया, और टैक्स लगाने के बाद क्या हुआ भाई, बिजली की कीमत बढ़ गई। ड्यू टू मैकेनिकल फॉल्ट देयर वाज अ मशीन ब्रेकडाउन विच हैड टू बी रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन। ले जी, मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से मशीन में ब्रेकडाउन आ गया और हमें मशीन रिपेयर करनी पड़ी 3 मिलियन की, लेकिन इसके बदले ना 28 लाख का इंश्योरेंस क्लेम भी आ गया, तो नेट ऑफ हो गई बात, 2 लाख का अल्टीमेटली हमें नुकसान हो गया। ठीक है जी, डाटा उसने दे दिया। करना क्या है जी, फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर दे वुड इंडिपेंडेंटली रिजल्ट इन ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। वो कहता है भाईजान ये जो मैंने आपको 3 इवेंट्स बताया ना, बताइए क्या इस पे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। पॉइंट 1 में वो कहता है कि डिमांड हमारी बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो ज्यादा करनी पड़ी। तो मुझे बताइए क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा करने से हमारी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पे फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता सर? कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो क्या नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा नहीं होंगे? तो जब नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होंगे तो क्या एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी? और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो अप्लाइड ओवरहेड्स क्या होते हैं भाई? पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को आप एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जब वो ज्यादा होगी तो अप्लाइड ओवरहेड ज्यादा होंगे। जब अप्लाइड ओवरहेड ज्यादा होंगे तो फिर आपको पता ही है अंडर ओवर तो फिक्स्ड और अप्लाइड के डिफरेंस से निकलते हैं, तो अप्लाई में अगर तब्दीली होगी तो अंडर ओवर में भी तब्दीली होगी। और बोले तो सही बलोची भाई, 3 नंबर एवं ही नहीं आ जाते, फिर पेपर पे आ जाते 48, फिर याद आता हो काश 3 नंबर कर लिए होते। क्यों, क्या नाम है मेरे भाई का? मुजम्मिल। किधर है तुम्हारा दोस्त? वो साथ वाले किधर है? आजादार। तो ये सारे एक जैसे हैं। अब तुम्हें समझ आई? देखो तुम रेगुलर आते रहो, इनके साथ बैठते रहो, और देख एन मौके पे आके तुम्हें धोखा देंगे। और ये होते ही ऐसे हैं, और फारग रहो इन्हें, ये फारग है सारे। देख रहा है उसामा, सुन रहा है, दिल ही दिल में फूल बातें भी बोल रहा है। सो जी मैसेज देखिए, मैं लेक्चर करेगा तुझे मैसेज करेगा, देख मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, देख मैं तेरा दोस्त हूँ, सर नहीं, मैं तेरा दोस्त हूँ। देखिए तुझे ऐसे कहेगा, ओके? अभी मैसेज करेगा जब ये लेक्चर देखेगा ना यूट्यूब पे, कहेगा तुझे फोन करके। मुश्किल ही देख के कुछ लोग नहीं, कुछ शायद देख लें, कुछ जिनमें थोड़ी बहुत होगी देख लेंगे, पास करने की उमंग। ओके, फैक्ट्री वर्कर्स वर पेड ओवर टाइम ऑफ ₹1.2 मिलियन फॉर एडिशनल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द ईयर। फैक्ट्री वर्कर्स को 12 लाख रुपए का ओवर टाइम पे किया गया। हाँ जी बताइए सर, ये तो लेबर कॉस्ट में आएगी बात, ये ओवरहेड्स तो नहीं है। तो अगर ओवरहेड नहीं है तो फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब पे फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा। ओके ठीक है, लेबर कॉस्ट है ना, ओवर टाइम की कॉस्ट लेबर कॉस्ट में नहीं जाती, तो अगर लेबर कॉस्ट में जाती है तो ओवरहेड्स में तो नहीं जाएगी ना। तो उसने पूछा है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पे कोई फर्क पड़ेगा? इसका तो कोई नहीं पड़ेगा, लेबर की वजह से तो नहीं पड़ता, वो पड़ेगा। मैं दूसरा पॉइंट की बात कर रहा हूं, ओके, जो उसका दूसरा हिस्सा है। दोनों में सर ये जो प्रोडक्शन का हिसाब से एक्सेस प्रोडक्शन का पड़ेगा, लेबर कॉस्ट का नहीं पड़ेगा। ओवरऑल इसका इस पॉइंट का हमने क्या इम्पैक्ट बताना है? बस एक्सप्लेन उसने कहा है कि बता दें इनमें से किस किस का एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड पे फर्क पड़ेगा। पॉइंट 2, बिजली का तो पढ़ना ही है, तो ओवरहेड्स है, तो सिंपल है। और तीसरे में रिपेयर है जी, रिपेयर भी आपको पता है, मशीनरी है, ये भी फर्क पड़ेगा। लेकिन फर्क ये है कि अब यहां पे 3 मिलियन का फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि 3 मिलियन माइनस 28 लाख। 28 तो मिल गए ना आपको, वो तो एक्सपेंस में कमी हो गई, तो 2 लाख का नेट इंपैक्ट जो है ना वो आपके ओवरहेड्स पे पड़ेगा। ओके चलिए जी, ये तो हर बात थ्योरेटिकल टाइप की थी। बीपी आइए, कंप्यूट द बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ प्रायर ईयर एंड करंट ईयर। हाँ जी, पिछले साल के बजटेड और पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड जरा निकाल दें और इस साल के भी निकाल दें। एज्यूम दैट देयर वाज नो अदर इंक्रीज डिक्रीज इन फिक्स्ड ओवरहेड्स अदर देन दोज मेंशन्ड अबव। तो इन सब के अलावा कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं थी, बस ये जो 3 बातें उसने लिखी है ना, बस यही चेंजेस हुई अगले साल। तो सबसे पहले तो पिछले साल पे आइए, पिछले साल के बजटेड ओवरहेड्स। सवाल ये है कि बजटेड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तुम रात को 2 बजे मुझे मैसेज कर रहे थे, तुम शर्म नहीं आती यार? मेरी तो जागने की उम्र है, तो तुम्हें पढ़ने वाले दे दो, यही बात नहीं। मेरा सीए हो चुका हुआ है, ओए नींद नहीं आती, आई कब डराता है वो ऐसा करके है। सोते वक्त भी प्लान होता है कि उसको क्या करना है। ऐसे ही है दोस्त, ये जुस्तजू चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी ये जुस्तजू। क्यों मेरे दोस्त, ऐसे ही है? परेशान परेशान लग रहे हैं मेरे भाई, जैसे जैसे 9 मार्च को पेपर है, 9 के 11 को पेपर है, 9 को तो टैक्स का है शायद,
अच्छा 9 को कॉस्ट, अच्छा हाँ सॉरी 11 को टैक्स का है, आई एम सॉरी 9 मार्च कितने दिन, 8 दिन रह गए, ये फरवरी महीना भी 28 का है भी 31 का नहीं है। होए होए होए, अपना जमाना याद आ गया। एम टेंशन, फजूल की टेंशन बड़ी होती थी, पढ़ना है एम ही, क्या कर लिया पढ़ के हम जी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई की कॉस्ट पहली में थी पास, तुम लेते हो भाई को इजी, इंशाल्लाह ये जरूर पास होगी। तुम भी एक दिन इधर टीचर बन जाओगे आके, तुम भी ऐसे चाय में ना टी बैग निकालने की कोशिश करोगे, निकलेगा नहीं टी बैग वाली। कोई बात नहीं, जब बुजुर्गी आएगी ना सब तुम्हारे बदल जाएंगे। बहुत देर है, मैं मुझे भी लगता था बहुत देर है, ऐसे गुजरता टाइम। तुम लेते हो इजी यार, टिश्यू भी नहीं है यार। सर जरा टिश्यू का कह दीजिए उन्हें प्लीज। नहीं ठीक है, अब लोची भाई बैठे सवाल करते हैं, उनको जरा प्लीज टिश्यू का कह दीजिएगा। ओके जी, नहीं थैंक यू, कोई नहीं, वो जरा ज्यादा चाहिए। एब्जॉर्प्शन रेट उसने सवाल में दिया हुआ है 200, ऐसा ही है यार। तू पेपर नहीं लेके आया, फिर तू मुझे घूर भी रहा है। वेरी एडवांस्ड। ओके 200। बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास मौजूद नहीं है। मुझे बताइए मशीनदार कितने होंगे। हमें पता है कि इस जगह पे पहली प्रायोरिटी होती है नॉर्मल की, फिर होती है बजटेड की, और तीसरे नंबर पे कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो एक्चुअल की। अब सवाल में क्या नॉर्मल आवर्स अवेलेबल है? पहली लाइन में लिखे तो हमें 45,000, तो बस ठीक है, ये 45,000 होंगे। क्या आपको बात समझ आई? ओके मैन, तो बताइए सर ओवरहेड्स यहां से कितने निकलेंगे? 90 लाख। 9 मिलियन होता है 90 लाख। 10 लिखा होगा तो क्या करेगा? 100 लाख, 1 करोड़। अच्छा, साथ ही अल्फाज बदल जाएंगे भाई के। 1 करोड़ यार, अब तो 1 करोड़ में 1 करोड़ की अहमियत ही कोई नहीं है यार। कल मैं गाड़ी देख रहा था 84 लाख रुपए की गाड़ी, वो उन्होंने ला के 92। ओ यार ये क्या बकवास है, रहने दो, ऑल्टो ही ठीक है। प्लान चेंज ऑल्ट 10 अप्रैल को सारे प्लान चेंज हो गए थे। बस पता नहीं क्या हुआ था, ऐसी उसके बाद महंगाई होती गई यार। वो इंसानियत है यार। ऑल्टो थी 29 लाख रुपए की ऑल्टो। ओहो यार, मैं तो बड़ा कुछ ले रहा था उस वक्त। ई-ट्रॉन ले लो, ऑल्टो ली नहीं जा रही तो ई-ट्रॉन। पता ऑल्टो की कितनी डिमांड हो गई है? पेट्रोल यार, वो तो ना सार फिर एक पेट्रोल पंप भी बंदा खरीदे, इतना महंगा पेट्रोल है। ये भी तो देखो ना। असल में यार मुझे ना गाड़ी खरीदने की इजाजत नहीं मिल रही, प्रॉब्लम ये है। अच्छा बेगम से नहीं, मैं पहले भी क्लियर कर दूं, अब्बू से। अब्बू नहीं खरीदने दे रहे, वो बड़े अरसे से मैं कोशिश करूं इजाजत मिल जाए, मुझे इजाजत ही नहीं मिल रही। जी किससे? हाँ तो यार देखो, कुछ फैसले तो फिर अब्बू से पूछ के करने होते हैं ना, ऐसे तो नहीं होता। अब आप कहेंगे सर इतने बड़े हो के भी आप अब्बू से पूछते हैं। हाँ तो मैं पूछता हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है? मैंने पूछा अब्बू गाड़ी ले लूँ? अब्बू ने कहा नहीं। ये सवाल मैंने 3 साल पहले पूछा था, अभी कल रात फिर पूछा, कहते नहीं। चले दुआ करें आप मेरे एक वे के अब्बा जी मान जाए गाड़ी के लिए। जी ओ यार, तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या कर बैठा हूँ यार। पर वो नहीं मानते, वो कहते हैं तू जो मर्जी कर ले, गाड़ी नहीं लेगा तू। मैं कहा यार ऐसा तो ना करें। अच्छा चले खैर, बात कहीं और जा रही है। जी डिपेंड करता है, वो जिसके लिए मानना था ना वो मान चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इस पे नहीं मानते, वो कहते हैं अभी आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, अभी आपको कुछ जरूरत नहीं है। अब वो उसी ठीक के चक्कर में ना वो गाड़ियां कहाँ की कहाँ पहुंच गई हैं। खैर एनीवेज, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। और मैं तो चाहता हूँ आप पास करके कौन सी लेंगे, और तब तो ऑल्टो 90 लाख रुपए की होगी। ओए इतने की होगी ऑल्टो। हाँ उसामा ऑल्टो 90 लाख की। ओके कोई बात नहीं, आगे चले बलोची भाई। ओके कोई बात नहीं, खैर ओके चले जी। अब आइए नेक्स्ट पे आइए। ये पहला सवाल, पहला पार्ट हमारा हो गया कि प्रायर ईयर का हमने बजटेड ओवरहेड निकाल लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए? प्रायर ईयर के, पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड्स निकालने हैं। ये कैसे निकलेंगे? बोलिए। ओके हम क्या करते हैं जी, ये हमारे पास है बजटेड ओवरहेड्स, ये है हमारे पास एब्जॉर्प्शन रेट। ऐसे ही है। सवाल ये है कि अब अगर मैं बात करूं कि ये 200 पर मशीन आ रहा है ना, ये 200 पर मशीन आ रहा है।
अब नेक्स्ट हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि एक यूनिट को बनाने में कितने मशीन आवर लगते हैं, यही काम करते थे। देखिए सवाल में देखिए एक यूनिट को बनाने में कितने मशीन आवर लगते हैं। क्या कहीं पे ये इंफॉर्मेशन मौजूद है? ये इंफॉर्मेशन कहीं पे भी मौजूद नहीं है। और अगर ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो, एज्यूम कर लें एक यूनिट को बनाने में एक ही मशीन आवर लगता, ऐसे ही है। तो सर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हम कैसे निकालेंगे? 44,000 की एक्चुअल प्रोडक्शन है और 200 मशीन आ रहे हैं, तो 200 एक यूनिट को एक लगता, तो इस पे कितना लगेंगे बताइए? 880000 ले जी, 8.8 मिलियन के क्या हैं हमारे अप्लाइड ओवरहेड्स हैं। ओके होगी बात। अब सर होता क्या है, होता यह है कि हम अप्लाइड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का डिफरेंस लेते हैं और हमारे पास अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड आता है। मेरे पास तो ये अमाउंट है ही नहीं, ये अमाउंट तो है ही नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेरे अंडर एब्जॉर्ब्ड है कि ओवर एब्जॉर्ब्ड है? अंडर एब्जॉर्ब्ड है 4,20,000 के। तो इसका मतलब है कि ये आंसर ऐसे है। तो यहां से आप बैलेंसिंग निकाल नहीं सकते, कितना बनता है? 93 लाख कितना जी? 9220000। ले जी, ये आपके एक्चुअल ओवरहेड निकला है पिछले साल। ओके ओके बलोची भाई, ओके। अगले साल पे आइए। अगले साल के हमें पहले निकालने हैं बजटेड ओवरहेड्स। अगले साल के बजटेड ओवरहेड्स बताइए कितने बनते हैं? जो पिछले साल के एक्चुअल हैं वही अगले साल के बजटेड हैं। ये बात उसने बता दी, तो ये काम तो सीधा सीधा हो गया। ये अगले साल के बजटेड हो गए। अब क्या करना है जी? अगले साल के एक्चुअल ओवरहेड्स। ले जी, अब ये 3 एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है 3 लाख की, ये इसमें आप ऐड करेंगे, बढ़ जाएगी ना? बढ़ जाएगी। उसके बाद मशीनरी की रिपेयर कॉस्ट है कितनी है? 3 मिलियन की, ये ऐड हो जाएगी। लेबर को ओवर टाइम दी 1.2 मिलियन, ये ओवरहेड है ही नहीं, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, लेकिन ये तो आपके ओवरहेड्स में कमी करेगा। तो ये हो गई इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 मिलियन क्या हो गया जी? रिपेयर, ये हो गया जी लेबर, और ये हो गई जी इंश्योरेंस। टोटल करें जी इसको 972000, ये अगले साल के एक्चुअल। ओके मैन। सर ये कॉपी पेस्ट था, अब इतना तो फर्क होगा ही ना मेरे भाई, अब जिंदगी बिल्कुल सेम तो नहीं ना रहती। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट आप कर लेंगे, बी पार्ट पे आइए। वीनस पे चलते हैं। वीनस, मरकरी वीनस। ओके, हाँ ऐसे पिघलता क्यों नहीं वो उससे आ रहा? अरे अब समझ आई ना बात की, यही तो मैं समझाता हूं। कंप्यूट द रिवाइज, ओ तेरी है, ये भी ओवरहेड का सवाल। यार ये क्या बात हुई, एक चैप्टर से दो सवाल। कंप्यूट द रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल के लिए एब्जॉर्प्शन रेट रिवाइज कर दें। वैसे ये सवाल मुझे करवाना नहीं चाहिए, क्यों सर? नहीं ना करवाना चाहिए, शान हो गया। ओ यार निकाल इसे, नया टिश्यू का डब्बा ले आया मेरा भाई। Venus Limited is a manufacturer of consumer goods. Below are the details related to overheads of its production department for the year. जज़ाकल्लाह मेरे दोस्त, यार मुझे भी सिखा दे कैसे करते हैं। ओके मैन, अपने पैसे नहीं लगे हुए ना, जितने बार टिश्यू निकला है। जब पैसे लगे होंगे ना, फिर मैं देखता हूँ कैसे 6 टिश्यू एक वक्त में निकलते हैं बाहर। आगे चलें जी। वैसे यार मजाक कर रहा हूँ, आप तो माशाल्लाह अमीर करोड़पति आदमी, आपको क्या लगे? ओ सॉरी, क्या 200 रुपए की चीजों से? भाई के पास वो एक वक्त आएगा ऑल्टो को लोग ऐसे हसरत से देखेंगे। कौन सी गाड़ी है मेरे भाई के पास? नहीं है गाड़ी, बाइक है। मोबाइल कौन सा है? आईफोन 14 प्रो मैक्स। आईफोन 14 प्रो मैक्स। हाँ मैं बड़ा होकर आईफोन बनूंगा। ओके, Below are the details related to overheads of its production department for the year. Total machine hours available 2500 hours पर मशीन अवेलेबल है हमारे पास, और 3 मशीनें हैं शायद 7500 घंटे।
मशीन मेंटेनेंस आवर्स, एक मशीन के 150, टोटल 450, और डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्टिव मशीन आर 850। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसने लिखा हुआ है पर प्रोडक्टिव मशीन आर, इसका क्या मतलब है? जो काम करने वाले हैं वो, जो मेंटेनेंस वाले हैं वो नहीं, मेंटेनेंस वाले नहीं उठाने, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन तो नहीं हो रही होती। तो ये बात ज़हन में रखनी है। The management of VL has decided to replace one of its existing machines having zero book value with a new machine। ले जी, फैसला ये हुआ कि एक एग्जिस्टिंग मशीन जिसकी जीरो बुक वैल्यू है, इसको न्यू मशीन के साथ रिप्लेस करना है, और न्यू मशीन हमारी होगी 12 लाख रुपए की, और उसकी यूजफुल जिंदगी होगी 10 साल की। The machine will be available for use from the beginning of next year and is expected to run for 2500 hours during the next year। ले जी, अगली मशीन जो है वो अगले साल के शुरू में ही आ जाएगी और 2500 घंटे चलेगी। तो शायद, हाँ ठीक है, ओके हो गया। लेकिन इस 2500 के अंदर 80 आवर्स हैं मशीन को सेटअप करने के लिए और 110 घंटे हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन ये दोनों ही शायद प्रोडक्टिव नहीं है। तो प्रोडक्टिव आवर्स तो कुछ और हो जाएंगे। The estimated overheads for the year related to the new machine are given below। नई मशीन के एस्टिमेटेड ओवरहेड्स, कंजम्पशन पर आर 180, मेंटेनेंस कॉस्ट 2 लाख और इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 50,000। It has also been decided that from the beginning of next year, one of the managers from another department will be moved to the production department for monitoring the line efficiency। The manager's salary is 30,000 per month। Compute the revised overhead absorption rate for production department for next year। जी क्या करना चाहिए हमें इसके अंदर? जी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स निकालने पड़ेंगे, बजटिंग ओवरहेड्स। वो कितने हैं मुझे बता दें जरा। एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स आप कैसे निकाल सकते हैं? सर ये सवाल भी ना कुछ पिछले सवाल जैसा ही है। उसने आपको पहले टेबल में डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है 850 का, ऐसे ही है। अगर ये 850 का दिया हुआ है तो मुझे बताइए कि ये किस बेस पे निकला होगा? ये मिटा दूं? बिल्कुल देखिए, एब्जॉर्प्शन रेट मशीन आवर्स नहीं जी, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। एब्जॉर्प्शन रेट 850, ओवरहेड्स मेरे पास मौजूद नहीं है। मेरे पास प्रोडक्टिव मशीन आवर कितने हैं? सर टोटल 7500 अवेलेबल है, टोटल 7500 अवेलेबल है, लेकिन इसमें से 450 कौन से हैं? वो तो वो हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं है। तो सर मेरे ख्याल में 7500 में से अगर आप 450 माइनस कर देंगे ना, तो बाकी आवर्स की बेसिस पे ये एब्जॉर्प्शन रेट निकला होगा। बताइए। 5992 500 59 92 500 92 हर जगह ही आ जाता है, पता नहीं क्यों। इस 92 ने ना जिंदगी हमारी ऊपर नीचे कर दिया। ओके क्या हुआ? ओके कोई रह तो नहीं गया जिसकी हकीकत, अच्छा आगे चले, अच्छा चले वैसे ही। ले जी, अब सवाल यह है कि हमें रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए। ये तो अभी के हालात के मुताबिक है, लेकिन जब नई मशीन आएगी और पुरानी मशीन जाएगी तो जाहिर बात है कि आने वाले और जाने वाले कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो डालेंगे। ऐसा तो है ना, हो सकता है आने वाले जाने वालों से ज्यादा बड़े फनकार निकले, वो ज्यादा ओवरहेड्स बढ़ा दें। बात कहां लेके जा रहे हैं? इधर ही रखे ना, मैं तो इनकी बात करूं, आप पता नहीं कहां जा रहे हैं। तो जो आने वाली मशीन है हो सकता है वो ज्यादा अन्नी मचा दे जाने वाली से। ये समझ रहे हो? ओके तो भाई अब करना क्या है? अब करना यह है कि 1 बाय 1 अब हमें यहां पे ओवरहेड्स को एडजस्टमेंट करनी है। याद रखिए इस 5992 500 के अंदर उस मशीन के ओवरहेड्स भी शामिल हैं जो कि हमने निकाल दी है, और नई मशीन के भी शामिल नहीं है। पुरानी के निकाल देंगे, नई के ऐड कर देंगे तो हमारे रिवाइज्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो बताइए जी, सबसे पहले हम नई मशीन के ओवरहेड्स जो है वो ऐड करते हैं। जी बोलिए मेरे भाई कि नई मशीन के कौन कौन से हैं? सबसे पहले डेप्रिसिएशन, ऐसे ही है, तो सबसे पहले आप इसमें करेंगे डेप्रिसिएशन ऐड। जी क्या कॉस्ट है नई मशीन की? 12 लाख, और कितने साल इस्तेमाल होगी? कोई टाइम बेस्ड प्रोपोर्शन तो नहीं लिखा हुआ? बस ठीक है, पूरा साल 1,20,000। लें जी ऐड हो जाएगा। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है जी हमने? नेक्स्ट क्या होगा जी डेप्रिसिएशन के बाद? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 180 पर आवर। ओके मेरे ख्याल में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो टोटल 2500 घंटे इस्तेमाल होना है इस मशीन ने।
बिल्कुल भाई, सेटअप और मेंटेनेंस के दौरान तो नहीं ना चल रही होगी, तो आपको वो दोनों घंटे निकालने पड़ेंगे, सेटअप का भी और मेंटेनेंस का भी। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, 180 से, जो उसने आपको मशीन इलेक्ट्रिसिटी का रेट दिया हुआ है, बताइए। 4,15,800। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में क्या है जी, मेंटेनेंस कॉस्ट 2 लाख की है, तो सीधी सीधी आ जाएगी मेंटेनेंस कॉस्ट पूरे 2 लाख रुपए, 2,000 थे। आगे चलें जी, उसके बाद इंडायरेक्ट लेबर 50,000 लें जी, 50,000 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा जी, एक वो मैनेजर साहब भी तो आए हैं, उनकी मंथली सैलरी है 30,000 के साल की है। अच्छा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें, बोलिए 3,60,000। और कोई हमारी कॉस्ट जो नई मशीन के आने से हो रही हो, ओके ले जी। अब इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा वो कॉस्ट जो कि पुरानी मशीनरी की है। कितनी होगी पुरानी मशीनरी के, कितने ओवरहेड्स होंगे सर? तीनों के सेम ही है, इसको डिवाइड बाय 3 कर दें, यही कर सकते हैं ना, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सर जो हमारी जाने वाली मशीन है, मशीन की बात करो, मशीन की बात करो, तो क्या करेंगे जी, 5992 500 डिवाइड बाय 3, बताइए 1997 500। ठीक है जी, ये निकल जाएंगे। तो रिवाइज ओवरहेड्स बता दें कितने बनते हैं। ओए तू सवाल कहां से देख रहा है, ओ मैन, सही है। अच्छा 5140 ले जी, ये हमारे हो गए रिवाइज ओवरहेड्स। जी मेरे भाई, आर्स कैसे निकालेंगे, रिवाइज्ड आर कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्टिव आवर्स अभी कितने हैं, 7500 माइनस 750, 450 सॉरी। अभी मेरे पास जो आवर्स हैं एग्जिस्टिंग वो है 7500 माइनस 450, कितने बनेंगे? इस पे भी यही हरकत करनी है, नए वाले के ऐड कर दें, पुराने वाले के निकाल दें। तो नए वाले के प्रोडक्टिव कितने बनेंगे सर? 2500 में से सेटअप निकाल दें और मेंटेनेंस निकाल दें, कितने बने? 2310 ऐड हो जाएंगे और ओल्ड के लेस कर दें, कितने बनेंगे भाई? वही वाली बात, 7050 अगर 3 के हैं तो डिवाइड बाय 3 कर दें, 2350, ये लेस कर दें, बताइए 7010। अब आपने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, आपके पास रिवाइज रेट आ जाएगा, खत्म हुई बात। और आप वीनस पे छलांगे लगाते फिर और बोलिए तो सही, चुप्पी लग जाती है आपको, नहीं बोलेंगे? किसके? वो जो चला गया उसके जाने का गम है, और जो नया आया उसके आने की खुशी नहीं है। देख तो रहे हैं, अभी भी नहीं देखा, हद हो गई यार। जी चलें आगे, आइए जी सवाल नंबर 5 पे। ओ यार, ये सवाल मैं कराऊं आपको, ये सवाल शर्मिंदा हो, गैलेक्सी का सवाल, कायनात का सवाल है ये। नहीं नहीं, सवाल पढ़ लेते हैं, चले, पढ़ने में क्या है।
सवाल तो पढ़े ना, जैसा भी ये ईओक्यू है 10 नंबर का तो सवाल है ना, 10 में से 10 आने चाहिए। Galaxy Limited is engaged in trading various consumer goods including Star One for which demand is evenly distributed throughout the year. The present supplier of Star One offers a bulk purchase discount of 5% on all orders of 20,000 units and above which GL has been availing. Due to availing the bulk discount, the normal transit loss has been increased from 3% to 4%. चूंकि हम ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हैं तो हमारा जो लॉस है वो 3% से बढ़ के 4% पे जा चुका है। GL is currently evaluating to adopt economic order quantity model which would reduce the transit loss to 3%. Following information has been gathered for the purpose of evaluation. Average annual demand 120, safety stock 1200, per unit purchase cost 250, ordering cost per order 50,000 and average annual holding cost per unit 100. Advise GL whether it will be beneficial to adopt EOQ model. एक दो बातें सवाल में कर लेता हूं। मुझे बताइए एग्जिस्टिंग में ऑर्डर साइज क्या है, मुझे यह बता दें बस। एग्जिस्टिंग मॉडल में ऑर्डर साइज क्या है? मैं आपसे ईओक्यू नहीं पूछ रहा, मैं आपसे एग्जिस्टिंग मॉडल पूछ रहा हूं, क्योंकि ईओक्यू पे तो आना चाह रहे हैं ना वो। एग्जिस्टिंग में क्या है? वो बोलिए तो सही। नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे, फिर खामोश है। ये पेपर है जी हफ्ते बाद इन लोगों का, चुप लगी हुई है इन्हें, फिर खामोश है, फिर नहीं बोल रहे, गर्दनें झुका ली हैं इन लोगों ने, नहीं बोल रहे। अब 20,000 है, खुदा के बंदो एग्जिस्टिंग ऑर्डर देख। ओ भाई 20,000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा ना, लिखा नहीं तीसरी लाइन में? हाँ तो एग्जिस्टिंग, वही तो बात कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूं ना, ईओक्यू की तो बात ही नहीं की मैंने। एग्जिस्टिंग तो क्या बात हुई थी ईओक्यू में कि जिस क्वांटिटी या उससे ज्यादा डिस्काउंट मिले तो हमने कौन सी उठानी है? जो मिनिमम जिस पर डिस्काउंट मिलता है। ये देख मेरा भाई भूल गया सारा कुछ, तू आई मेरा भाई मार्च के पहले हफ्ते में, फिर से सिखाऊंगा, सॉरी सेशन के पहले हफ्ते में जो मार्च के एंड पे शुरू हो रहा है। कोई बात नहीं, पेपर पास हो जाए तो पढ़ने में क्या है, पढ़ने की उम्र तो सारी उम्र रहती है। मैं अभी भी बड़ी चीजें सीख रहा हूं, अभी भी मुझे पता अच्छा ये ऐसे था। ओके तो भाई कंपैरिजन हो गया 20,000 का। सवाल मेरा आपसे ये है कि मेरी एग्जिस्टिंग मॉडल में एनुअल डिमांड क्या है, क्योंकि अब अगर मैं दोनों सिनेरियोस को कंपेयर करूंगा ना, मुझे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चाहिए, मुझे टोटल कैरिंग कॉस्ट भी चाहिए और मुझे टोटल परचेस कॉस्ट भी चाहिए। वही जो 2 कॉलम बना के मैं कंपैरिजन करता था 7 स्टेप अप्रोच। तो मुझे यह बात बता दें कि मेरी एग्जिस्टिंग मॉडल में एनुअल डिमांड कितनी है? 1 2 3। ये आपने कैसे निकाल ली? अच्छा 3, लेकिन सर एग्जिस्टिंग में तो 4% हो रहा है सर, 3% तो ईओक्यू में है। सर आप देखिए कि एग्जिस्टिंग में 4% मेरा ट्रांजिट लॉस है। नहीं सर, आप आए पहला पैराग्राफ की आखिरी लाइन पढ़े, ड्यू टू अवेलिंग द बल्क डिस्काउंट नॉर्मल लॉस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 से 4। सर डिस्काउंट तो मुझे भी मिल रहा है, 20,000 की क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं तो ही तो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो सर देखिए 1,20,000, और आपको पता है अगर सवाल खामोश हो तो हमने एज्यूम करना होता है कि इनपुट क्वांटिटी पे लॉस है, जितनी और वैसे भी ट्रांजिट लॉस तो हमेशा इनपुट पे ही होता है, जितना खरीदेंगे उसका 4% लॉस होगा। तो सर ये नेट क्वांटिटी है, इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 0.96। बताइए 125,000। सर ये आपको यूनिट्स खरीदना पड़ेंगे, तो जो आप परचेज कॉस्ट लेंगे ना वो इसकी लेंगे, कितनी है? 250 रुपया, 250 है ना, 250, लेकिन इस पे 5% डिस्काउंट भी है 0.95, ये आपकी परचेज कॉस्ट आ जाएगी। ओके ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे? कैरिंग कॉस्ट भी निकालेंगे। सर ईओक्यू नहीं है ये तो अभी मैंने एग्जिस्टिंग निकाला सारा कुछ, ईओ अभी नहीं जा रहे हम। ओके जाना है हमने, लेकिन हमें दोनों मॉडल्स को कंपेयर तो करना है ना कि किसके अंदर कम कॉस्ट लग रही है। तो अभी मैं एग्जिस्टिंग की कॉस्ट निकालने का आपको तरीका बता रहा हूं। ओके ईओक्यू भी निकालते हैं। अभी एग्जिस्टिंग की परचेस कॉस्ट आ गई और बोले ऑर्डर साइज 20,000 है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। ओके कैरिंग कॉस्ट भी निकाल लेंगे। एवरेज क्या होता है जी? क्या करते हैं? एवरेज करते हैं। क्या फॉर्मूला है जी? ऑर्डर साइज 20,000 डिवाइड बाय 2
इनटू सेफ्टी स्टॉक और मल्टीप्लाई कर दें 100 से जो आपके पास कैरिंग कॉस्ट है, तीनों को टोटल करें, आपके पास एग्जिस्टिंग की वैल्यू आ जाएगी। अब आए ईओक्यू पे। क्या ईओक्यू पे भी मेरी एनुअल डिमांड सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तब लॉस 3% होगा, तो तब आपको डिवाइड बाय 0.97 करना पड़ेगा। बताइए 123,700, ये एनुअल डिमांड होगी अंडर ईओक्यू 711, सॉरी। तो क्या करेंगे, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ले जी, ईओक्यू निकल आया, उसकी बेस पे परचेस कॉस्ट भी निकाल लें, उसकी बेस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लें, उसकी बेस पे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकाल लें। और याद रखिएगा कि ईओक्यू में 5% डिस्काउंट नहीं है, ऐसे ही है ना, क्योंकि 20,000 यूनिट से अबव, हाँ अगर आपका ईओक्यू 20,000 से ऊपर निकल आता है फिर लगाना है 5%, लेकिन अगर आपका ईओक्यू 20,000 से कम होता है फिर कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि सप्लायर आपको 20,000 यूनिट्स पे डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर आपका ईओक्यू 20,000 से ऊपर निकला है तो 5% परचेस प्राइस पे डिस्काउंट दे दे, अगर कम आ रहा है तो फिर नहीं देना आपने। सॉरी, नहीं ये ऐसा हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा हुआ। नो नहीं, वो सवालों के अंदर ऐसे इत्तेफाक से हुआ होता है, जैसे सवाल में भी हुआ होगा, आपका कोई भी 20,000 से ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ईओक्यू उस क्वांटिटी से ऊपर चला जाए तो फिर आपने उस पर भी डिस्काउंट देना है। ओके मेरे भाई, नहीं बोलेंगे? यस सर। पता नहीं बोलते क्यों नहीं आप। आइए यूरेनस पे चलते हैं। यार ये सवाल तो इंतहाई आसान है, सीवीपी के साथ मजाक किया इसने। ये सवाल देख के ना सीवीपी को आपके कोर्स से निकल जाना चाहिए। जी 5% वाली लाइन में ये बोल रहा हूं कि अगर आपका ईओक्यू 20,000 यूनिट्स या उससे ज्यादा आ गया तो आपको 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा, और अगर आपका ईओक्यू 20,000 से कम हुआ तो फिर आप ईओक्यू नहीं देंगे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि सप्लायर 20,000 यूनिट्स ऑर्डर करने पे आपको 5% डिस्काउंट देता है। ओके मैन, ओके मुजम्मिल, बात समझ आ रही? याद आ रहा है उसामा? फर्क रहा उसे, फर्क आदमी है। फ्लिपकार्ट के स्टेटस पे क्या कर रहे कौन सा? आप उसका बार-बार जिक्र कर रहे हैं। ओए फारग है उसामा, उसामा तुम फारग इंसान हो, ये स्टेटस पे लगा दे, वो सब नाम देख के सुन के एडिट करेगा उसामा, पहले मेरी लाइन काट के लगेगा फिर अपने पे आएगा, हाँ मैं फारग हूँ, हाँ मैं फारग हूँ, हाँ मैं फारग हूँ। सही ना, स्टेटस बन गया उसामा। साथ वो गाने भी दिखाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, उसामा तुम ऐसे हो, ये गाने लग, कोई कोई बात नहीं, ये फरिश्ता वेटिंग विद 17 अदर्स, कोई बात नहीं उसामा, आगे चलो, यूरेनस पे चलो। यूरेनस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल 2 प्रोडक्ट्स X1 एंड Y1। हंसी आएगी आपको ये सवाल देख के। फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग Y1। दोनों का सेल्स वॉल्यूम मौजूद है, दोनों की सेलिंग प्राइस मौजूद है, दोनों की वेरिएबल कॉस्ट मौजूद है। पीछे सवाल में रह क्या गया? फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दे दिए और फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इतना 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 नेक इंसान है शरीफ, मैं नहीं बोलूंगा, इतना नेक इंसान है एग्जामिनर कि उसने आपको सेल वॉल्यूम भी दे दिया, उसने आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे दी, उसने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दे दिया, उसने ओवरहेड्स के साथ लिख भी दिया फिक्स्ड ओवरहेड्स। इससे ज्यादा नेक इंसान आपको नहीं मिल सकता जिंदगी में। UL's finance director has suggested that sales of X1 can be increased by spending rupees 3 लाख on advertisement and reducing selling price by 5%। वो कहता है भाईजान X1 की सेल्स इंक्रीज की जा सकती हैं 3 लाख एडवर्टीजमेंट लगा के और सेलिंग प्राइस को 5% कम करके। सेल वॉल्यूम X1 is expected to increase by 20% as a result of adopting the suggestion. Compute the existing overall break even। ओवरऑल का मतलब होता है प्रोडक्ट वाइज उसे नहीं चाहिए, टोटली चाहिए, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। जी कैसे कर सकते हैं हम ये सवाल? सर दोनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप निकाल सकते हैं। ओके जी, कैसे निकालेंगे? दोनों की सेल प्राइस आपके पास मौजूद है, ओके, दोनों की वेरिएबल कॉस्ट आपके पास मौजूद है, दोनों की क्वांटिटीज भी आपके पास मौजूद है। क्या आप दोनों का टोटल सेल्स रेवेन्यू निकाल सकते हैं? क्या आप दोनों की टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं? क्या आप दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? मेरे हाल में कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। यूनिट्स भी मौजूद है और प्राइसेस भी मौजूद है। जब आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा तो क्या आप CS रेशियो निकाल सकते हैं? ओ भाई सिंपल सी बात है, इधर रखें X1 को, इधर रखें Y1 को,
दोनों की सेल्स आप निकाल सकते हैं, दोनों के यूनिट्स मौजूद हैं और दोनों की सेलिंग प्राइस मौजूद है। लेस करें वेरिएबल कॉस्ट, दोनों के यूनिट्स मौजूद हैं, दोनों की वेरिएबल कॉस्ट मौजूद है, आ जाएगी ये। इधर टोटल कर लें क्योंकि उसने टोटल पे पूछा हुआ है, इन दोनों का टोटल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड करें तो क्या आपके पास सीएस रेशो आ जाएगी। अब अगला स्टेप, फिक्स कॉस्ट सवाल में उसने दी हुई है आपको, एग्जिस्टिंग की बात कर रहा है ना, तो 3 लाख एडवर्टाइजमेंट तो नहीं डालेंगे आप। फिक्स कॉस्ट है जी एक आपके पास 5.4 मिलियन की और एक 4.5 मिलियन की, टोटल कितनी बनती है 99 लाख रुपया। 99 लाख रुपया डिवाइड बाय सीएस रेशो, क्या आपके पास ब्रेक इवन सेल्स नहीं आ गई। वो कुछ शर्मिंदगी हो रही है सवाल देख के। ये एग्जाम्पल में पहले दिन कराते हैं क्लास में, जो सवाल उसने आपको दे दिया जी, फिर कहते हैं पेपर पास नहीं होता, फिर कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल है। अब इससे ज्यादा आसान और क्या हो। ले जी अगला सवाल उसने पूछा जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दें। हाँ जी ये तो ब्रेक इवन आ गया। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में उसने बताया हुआ है कि किसमें बताया हुआ है, यूनिट्स बताया हुआ है। ओके बोले जी क्या करना है। अच्छा वैसे उसने आपसे ना ब्रेक इवन यूनिट्स मांगे हैं, ब्रेक इवन रेवेन्यू, यहां से तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा ना। वैसे करना ले कैलकुलेशंस कर लेते हैं, मुझे जरा बता दें दोनों की सेल कितनी बनती है, जरा मुझे कैलकुलेट कर ही दें आप। मैं कहता हूँ लगे आता हूँ सवाल कर ही लें, अभी पूरा फॉर्मेट तो बन गया, वैल्यूज ही डालनी है बस, वो भी डाल लेते हैं। मुझे जरा ये वैल्यूज कर दें, दोनों की सेल्स बता दें, दोनों की वेरिएबल कॉस्ट बता दें, दोनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बता दें और कर ले सॉल्व। 4 दिन रह गए पेपर में, फिर सुकून करता नहीं। पेन तेरा चल नहीं रहा जी। अच्छा पेन नया लेके आया, पेपर में ना नया लेके जाए जी। 22 मिलियन Y1 वेरिएबल कॉस्ट ये 15 मिलियन और इसका ये बता दें टोटल सेल 77 मिलियन। ओ सॉरी मैन इट्स नॉट 55 मिलियन, इट्स 5.5 मिलियन, 27.5 मिलियन जी। 18,750,000 जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है नहीं बोलेंगे, 000। उसके बाद ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे निकलेगा जी। फिक्स कॉस्ट कितनी है 9.9 मिलियन डिवाइड बाय सीएस रेशो। सीएस रेशो निकाल लें जी इन दोनों को डिवाइड करके। सीएस रेशो कितनी बन रही है 31.8%, तो आप लिखेंगे 0.318। बोलिए 31132 लें जी। ये आपके पास ब्रेक इवन रेवेन्यू है, लेकिन उसने आपसे ब्रेक इवन यूनिट्स मांगे हुए, कोई मसला वाली बात नहीं है। हम यहां पे वही वेटेड एवरेज जो सेल्स मिक्स होता है हमारा, पता ना कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मुझे बताइए। कि अगर आप देखें 2500 यूनिट्स Y1 के और 500 यूनिट्स X1 के हैं, यानी अगर Y1 के 2500 हैं तो X1 के कितने हैं 5000, ऐसे ही है। सिंपलीफाई करके 2:1 निकल सकता है, 2:1 निकल सकता है। तो अगर मैं कहूं कि Y1 के यूनिट्स X हैं तो X1 के कितने होंगे 2X, ये यूनिट्स है। ओके तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले X के यूनिट्स इंटू X की सेलिंग प्राइस कितनी है 4400 प्लस Y1 के यूनिट्स और Y1 की सेलिंग प्राइस कितनी है 2200। क्या इसको हम बराबर कर सकते हैं अपने सेल्स रेवेन्यू के, बोले अब बोले तो सही बताइए X कितना निकलता है $2830। ले जी इसका मतलब है कि Y1 के इतने यूनिट्स पे ब्रेक इवन होगा और X1 के 2 × 2830 कर दें 2830 × 2 जी सॉरी 5660 ले जी ये X1 के यूनिट्स। ठीक होगी बात। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकले भाई जी, क्या होता है जी ब्रेक इवन
यूनिट्स में पूछा है उसने भाई। ब्रेक इवन यूनिट्स x1 के हैं 5660 और इसके कितने हैं जी 2830। बजटेड कितने हैं? बजटेड कितने हैं भाई? इसके 5000 है और इसके, ये क्या बात हुई? जिंदगी में पहली दफा बजटेड कम हुआ है, ब्रेक इवन ज्यादा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हो गए तो क्या है, हम बजटेड माइनस ब्रेक इवन करते हैं, यानी दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो 660 नेगेटिव कर दें, इसको 330 नेगेटिव कर दें। ओके। वैसे मेरा जाती ख्याल यह है कि सवाल बनाने वाले से ना गलती हो गई थी थोड़ी सी, ये मेरा जाती ख्याल है। शायद सवाल बनाते हुए ना वो ये जज नहीं कर पाया कि ये चीजें जो है ना इससे कम हो गई, उसने कहा होगा चलो ये ज्यादा होगी तो डिफरेंस निकल आएगा, उल्टा नेगेटिव में निकल आया। तो ये मेरा जाती ख्याल है, हो सकता है माइट भी पॉसिबल नेगेटिव ही चेक करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सेफ्टी तो नहीं है ये फारग हो गए आप, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव में थोड़ी होता है। तो बहरहाल है, एनीवेज जो कुछ भी है अब है। ओके जी, आगे चलते हैं, बी पार्ट पे आइए। एडवाइज यूएल वेदर इट शुड गो अहेड विद इट्स सजेशन ऑन। सजेशंस क्या है जी? सजेशन है जी कि 5% सेलिंग प्राइस कम कर दें और 20% क्वांटिटी बढ़ा दें। तो क्या करें भाई, अब इसमें क्या करना चाहिए? सर कोई मसले वाली बात नहीं है, आप क्या करेंगे, आपको दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना पड़ेगा। y1 एज इट इज रहेगा, y1 में कोई तब्दीली नहीं है। x1 में क्या करेंगे, x1 को कीमत कितनी बढ़ रही है, कीमत बढ़ी है कि कम हो रही है, इसको 0.95 करें और क्वांटिटी कितनी बढ़ी है 1.2 करें, आपके पास नया सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। ओके। वेरिएबल कॉस्ट, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी, 15 मिलियन ही आएगा। नहीं सर, क्वांटिटी का फर्क तो पड़ेगा, वो आपको पता है, तो आपने सिर्फ इसको 1.2 करना है, तो आपके पास इसका रिवाइज कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसके कंट्रीब्यूशन में तो कोई तब्दीली नहीं है, दोनों को ऐड करें, आपके पास ये वाला कंट्रीब्यूशन रिवाइज आ जाएगा, उसमें से माइनस करें नई वाली फिक्स कॉस्ट। जो नई वाली फिक्स कॉस्ट है, नई वाली क्या है, 4500 पहले वाली, 5400 पहले वाली और 301 नई आ गई, माइनस करें और कंपेयर कर लें। बात समझ आ रही है कि ऐसे ही होगा ना? तो बस ठीक है, कंपेयर कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन अवेलेबल है बता दीजिएगा। अगर आपके पास अभी कंट्रीब्यूशन, अभी नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है और उसके अंदर आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, तो फिर ये वाली पे चले, अगर उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो उस पे चले। ओके, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि सवाल में उसने बताया हुआ है कि अगर x1 के 5000 यूनिट्स हैं तो y1 के 2500 यूनिट्स हैं, 2:1 बन गया ना। और ये बात आपको जब मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस पढ़ाया गया था तो बताया गया था रेशियो प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम, तो ये रेशियो सेम रहेगी। ये 5-2500 है तो वो 10,000 5,000 हो जाएंगे, तो जो मर्जी कर ले 2:1 रहना ही रहना है, इसलिए हमने ये कर दिया। ओके मैन, आइए नेपच्यून पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मार्स पर एंड पे आएंगे जी, मार्स पे जिंदगी के आसार मौजूद हैं। अच्छा, ये नेपच्यून वाला सवाल ना मैं नहीं करा रहा आपको, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो खुदा का वास्ता है, मॉक का पहला सवाल और ये वाला सवाल, मेरे ख्याल में यार आपको ना एक गड़ा खोदना चाहिए और इसमें छुप के बैठ जाना चाहिए, जो हालात हो चुके हैं। दुआ करें ऐसा पेपर आ जाए आपको। ये सवाल मेरे ख्याल में इसमें कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सवाल आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने कल पेपर को बड़े तसल्ली से देखा है और इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो आपको ना पता हो। बाकी सवालों में फिर एक एक आधा पॉइंट है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल डिस्कस करने वाला है, जुपिटर मैन, जुपिटर। अच्छा, इस सवाल के अंदर ना सिर्फ एक बात आपको समझानी है मैंने, जुपिटर वाले सवाल में, बाकी सवाल में कोई इशू नहीं है। और ये पॉइंट ना मेरे से अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट ने पूछा है और मेरे से ये पॉइंट अभी तक किसी ने नहीं पूछा। पास्ट पेपर में भी एक सवाल मौजूद है, वो इन हाउस प्रोडक्शन और दूसरे मुल्क में वो प्रोडक्शन वाला सवाल है ना एक। हाँ, हाँ, ओके, एक वजह है बस, चले कोई बात नहीं, खैर आगे चले। सवाल पे आइए, जुपिटर पे। Jupiter is engaged in the production of 3 products L1, L2 and L3 which it sells in the local market. Presently, GL's manufacturing plant is operating at 80% of its capacity. Following information is extracted from GL's record for the year ended. करना क्या है जी?
प्रिपेयर अ प्रोडक्ट वाइज प्लान फॉर इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग टू मैक्सिमाइज जेएल्स प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द अपकमिंग ईयर। वो कहता है कि भाईजान आप मुझे बता दें कि मुझे चीजें खुद बनानी चाहिए या बाहर से खरीदनी चाहिए। अपेरेंटली तो सवाल के अंदर कोई टेक्निकलिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे यह सवाल आपको करवाना है। ओके, प्रोडक्शन यूनिट्स लोकल सेल की बात हो रही है, 3500, 6000, 7000 और मशीन आर कितने लगने हैं वो भी आपको मौजूद है। सेलिंग प्राइस तीनों की मौजूद है, वेरिएबल कॉस्ट तीनों की मौजूद है, फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग से दे दिए, ये आपको पता है, इसकी जरूरत ही नहीं होती। ले जी, यहां से क्या आप तीनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं? वेरी सिंपल, सब कुछ गिवन है। दूसरे स्टेप में क्या होता है जी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ओके, देख लेते हैं कि अभी लिमिटिंग फैक्टर सवाल में है कि नहीं, वरना हमारे पास मशीन आर पर यूनिट सबके मौजूद है, यूनिट्स भी मौजूद। In order to enter into the international market on 1 August 2022, JL hires the services of an export house to market its product। ले जी, हमने एक एक्सपोर्ट हाउस को हायर किया एट अ मंथली पेमेंट और ₹1,00,000। ये मंथली पेमेंट 1,00,000 की है, ये तो फिक्स कॉस्ट होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है, ऐसे ही है। ओके, JL recently receives the first export order from a USA based company Asteroid Limited। Details of the export order as under। यही 3 यूनिट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आ गया, 1200, 1500 और 1800। और याद रखिएगा ये जो ऊपर 3500, 6000, 7000 है ना, ये उसके अलावा है, ये उसके अलावा है। ओके, और बोले सेलिंग प्राइस 6500, 5200, 7400। सर ये तो चेंज है, प्राइस है कि नहीं? नहीं बोलेंगे, ये एग्जिस्टिंग से तो चेंज है प्राइस। बात समझ आ रही है? नहीं बोलेंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू एडिशनल पैकेजिंग द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10% एंड ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल अदर वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 15%। अ टोल मैन्युफैक्चरर, ले जी, टोल मैन्युफैक्चरर क्या होता है? वो शख्स जो आपको बाहर से चीजें बनाकर देता है। offers JL to produce L1, L2 and L3 at rupees 1800, 1600 and 2500 respectively subject to provision of material by JL। वो कहता है आप मटेरियल दे दें मुझे, मैं आपको इतनी में बनवा दूंगा, ना आपकी लेबर लगेगी ना आपके ओवरहेड लगेंगे। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस लोकल ऑर्डर्स ऑन प्रायोरिटी। ये बात उसने बड़ी इंपॉर्टेंट लिख दी है। वो कहता है पहले हम लोकल ऑर्डर बनाएंगे, उसके बाद हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। ले जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस सवाल के अंदर कहीं पे भी मुझे कुछ नज़र तो आ नहीं रहा कि मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या है। लिमिटिंग फैक्टर तो कुछ भी नहीं है सर जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसने कहा है कि हम अभी 80% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो अगर हम अभी 80% कैपेसिटी पे चल रहे हैं तो क्या यहां से 100% कैपेसिटी निकल सकती है क्या नहीं? देखिए, मुझे बताएं कि अगर मैं बात करूं, हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं L1, L2 एंड L3। L1 के लिए कितने यूनिट्स हैं? 3500। और एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 8। L2 के कितने यूनिट्स हैं? और एक को बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 5। और L3 के कितने यूनिट्स हैं? और एक को बनाने में 6। इन तीनों को टोटल करें जरा। 1,00,000 आवर्स। सर ये 80% है, यहां से आपने पहुंचना है 100% पे। डिवाइड बाय 0.8 करेंगे, बताइए। 1,25,000। सर ये आपके पास टोटल आवर्स अवेलेबल है इस सवाल में, ऐसे निकलने थे। पता नहीं अभी, वो तो भी अप्लाई करेंगे। ओके, बात समझ आ गई? ओके, अब ये लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है, ये काम तो हम बाद में करते हैं, इससे पहले हम जरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें। लेकिन अब प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम अब यहां पर यह है कि सर मेरे पास लोकल और एक्सपोर्ट दोनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन अलग अलग है। हम पहले लोकल की बात करते हैं। मुझे बताइए जी, लोकल की सेल प्राइस क्या है? जी जी 5,000, 7,000। इसकी वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या शामिल है जी? मटेरियल कितना है जी? सॉरी, 900, 600, 1000। लेबर भी है, बताइए। 800, 750, 1400। ओवरहेड्स भी हैं, बोलिए। 600, 700, 600। और कोई? ले जी, मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दें। 3900, 2950,
जी 4,000 4,000 ले जी। लोकल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये है। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, एक्सपोर्ट में सेल प्राइस क्या है, निचले टेबल में मौजूद है, 6,500, 5,200। वेरिएबल कॉस्ट जी नहीं सर, सेम नहीं है। उसने आपको सवाल में क्या बताया हुआ है जी कि मटेरियल कितना है जी, बोले जी। 900 का 10% बढ़ाएंगे सर। सॉरी, हाँ तो 900 को करें ना 10%, 990, इधर बताएं 660, 1100। लेबर में कोई फर्क है, लेबर में कोई फर्क नहीं है, 750, 1400। और इधर वेरिएबल ओवरहेड जी भी इसमें भी फर्क है, 690, 20% है ना, 15% सॉरी जी, 805, 690। बताएं जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 4060, 2985, 3810। हाँ जी। अब देखिए कि कुछ इसमें और इसमें आपको एक्सपोर्ट में फायदा है, इसमें आपको लोकल में फायदा है। अब क्या करूं, तो ऐसे ही करेंगे जिसमें अब क्या करूं, जो लोकल में फायदा होगा वो हम लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे, बाकी लोकल पहले उसने कह दिया लोकल पहले बनाने हैं, कहानी यहीं पे खत्म हो गई, कहानी यहीं पे खत्म हो गई, मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मैंने इसलिए आपको करके दिखा दिया कि सवाल में अगर मौजूद ना होना तो फिर आपको ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे, यहां से आपको फैसला करना पड़ेगा। अब आपके सामने 6 चीजें बन गई, अब आपको 6 में से फैसला करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ में पहले एक्सपोर्ट हो रही हो, कुछ में पहले लोकल हो रही हो, लेकिन चूंकि सवाल में उसने कह दिया कि पहले लोकल है तो मुझे ये काम करना ही नहीं, वही पहले करना है, जो मर्जी हो जाए। कौन सा, ठहर तो जा भी, एक्सपोर्ट वाला ना बने, हाँ ना बने, मैंने तो आपको समझाने के लिए बनाया, आप ना बने। कि अगर सवाल में ये लाइन ना लिखी होती फिर मेरे पास ये सब चीजें होती, मुझे कंपेयर करना पड़ता। मैं सबसे पहले क्या करता, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ओके। तो कुछ ऐसे बात होती, लेकिन अब चूंकि उसने कह दिया लोकल बनाना है, छोड़ दें इसे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन एक मसला तो अभी भी मौजूद है कि एक भाई साहब हमारे पास मौजूद हैं, और वो भाई साहब क्या कह रहे हैं जी, वो भाई साहब कहते हैं कि मेरे से बनवा लो। लेकिन सवाल ये है, पहले देखे तो सही उनकी जरूरत है भी कि नहीं। ये मिटा दूं, जरूरत नहीं है तो इसकी, ये एक्सपोर्ट वाला मिटा दूं ना। वो कहते हैं कि मेरी जरूरत है भी कि नहीं, कैसे पता लगेगा उनकी जरूरत है कि नहीं जी, निकालना पड़ेगा। 1,25 टोटल अवेलेबल है ना, चाहिए कितने, 3,500 इंटू 8, 6,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 6, बता दें कितना कितना बनता है जी। 28,000 घंटे इस पे लग जाएंगे, 30,000 इस पे लग जाएंगे, कुछ बचता है पीछे, 25,000 बचेगा ना। इसका मतलब है लोकल के लिए मुझे बाहर बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब आइए एक्सपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट के मुझे कितने यूनिट्स बनाने हैं भाई, L1 के 1200 इंटू 8, बताएं 4600, 9600। L2 के कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1500, और एक को बनाने में कितने यार, हाँ 5, बताएं 7,500, ऐसे ही है। और L3 के कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट के लिए बनाने हैं, 1,800, और एक के लिए 6, बोले बताइए, सॉरी नहीं मैं, ओहो 25,000 माइनस करने के बाद कोई एक 25 से आ रहा है ना ये, नहीं तो आप लोगों ने टोटल कराया, मुझे बताएं 3,000 की जगह 7,000 है। किधर है 3,000, 3,000 मल्टीप्लाई में 6 नहीं है, यहाँ पे 18,000 बनाया है, ये वहाँ पे 7,000 है। अच्छा ये 7,000 है, L3 के 7,000 बनाने यार, आप नहीं लिखवाया। अब ठीक है, अब ठीक है,
ओके बताइए आंसर क्या आता है? 25 में से माइनस करने सारे, नेगेटिव में जा रहे हैं हम क्या? नहीं 29, इसका मतलब है कि लिमिटिंग फैक्टर है ये। ओके अगला सवाल, अगर ये लिमिटिंग फैक्टर है तो अब मुझे रैंकिंग भी करनी पड़ेगी, वो सारे लवाजमात आ गए बीच में। अब प्रॉब्लम मेरा भाई यहां पर ये है कि लोकल तो मेरे कवर हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में मसला आ रहा है। इसका मतलब यह है अगर मैं बाहर बंदे के पास जाऊंगा कि भाई ये चीजें मुझे बना दो, तो वो चीजें मैं एक्सपोर्ट करूंगा या लोकल सेल करूंगा? वो तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ये बात मानते हैं आप सब? तो अगर मैं वो चीजें एक्सपोर्ट करूंगा तो सर यहां पे डाटा भी एक्सपोर्ट का आना चाहिए, लोकल का नहीं आना चाहिए। ओके लोकल तो मेरे इन हाउस बन रहे हैं, तो मैं यहां पे सेल प्राइस पर एक्सपोर्ट वाली क्यों रखूं, लोकल वाली क्यों रखूं, सॉरी एक्सपोर्ट वाली रखूंगा। ओके तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे इसके अंदर। तो अब मुझे आप बता दीजिए, बल्कि ये नीचे भी सारा चेंज होगा, क्योंकि नीचे भी सारा कुछ चेंज होगा, क्योंकि मेरी बाकी चीजें भी जो है वो इसके अंदर अफेक्ट हो रही है, मटेरियल वगैरह वेरिएबल हो रहा है, तो वो भी मुझे चेंज करने पड़ेंगे। वैसे मैं नीचे वाला भी मिटा दिया, चले कोई बात नहीं, खैर है, दोबारा कर लेते हैं। बताइए जी एक्सपोर्ट्स के लिए अब करना पड़ेगा ये काम, लोकल का तो मसला ही नहीं है भाई, बोले 6500, 5200, 7400। सर ये सारा कुछ भी चेंज हो रहा है गालिबन। सर एक्सपोर्ट के लिए बनेगा, क्या हुआ? वो पहले हमने देखा ना, जैसे वो लोकल का किया है, फिर उसके यूनिट्स निकाले। हाँ ना, जरूरत ही नहीं है सर, लोकल में तो आपको मसला ही कोई नहीं था, आपका तो मसला ही एक्सपोर्ट का है। मतलब ऐसा सवाल आ जाए तो ये सारी वर्किंग ऐसे करके फिर हमने ये डिसीजन, बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारी वर्किंग करने के बाद आपका फैसला होगा ये, 10 नंबर लेकिन आपको पता लग जाएगा ये, आपको ये बात पेपर में क्लिक होनी चाहिए थी बस, क्योंकि क्लिक कैसे हो रही है, ऑलरेडी तो वो 80% पे पूरा काम कर ही रहा है। तो यहां से बात आपको समझ नहीं आ रही कि अगर एक बंदा ऑलरेडी 80% के अंदर अपना सारा लोकल काम कर रहा है तो इसका मतलब उसको तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम तो उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर में है। तो बात तो वहीं पे समझ आ जानी चाहिए, सारी कैलकुलेशन क्यों करनी है, तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, वरना मुझे तो यहीं पे बात समझ आ गई थी कि अगर लोकली मेरा काम इसके 80% पे भी पूरा हो रहा है तो मुझे लोकल में तो कोई इशू नहीं है। बात समझ आ रही है? ओके अब बताएं जी कितनी बन गई है? 990, 10% बढ़ाएं सबको, बोले 660, 1100, और वेरिएबल ओवरहेड्स 690, 805, 6। ओके अब मुझे निकाल दें जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट तो आप नहीं लेते, वो तो आपको बताइए, 4020, 2985, 4210। लें जी ये आपके पास तीनों जो है वो आ गए। अब सवाल ये है कि मुझे इन हाउस करना चाहिए या बाहर, भाई साहब भी तो एक मौजूद है, देख लेते हैं, आउटसोर्स करते हैं जी। अगर वो बनाएंगे तो फायदा होगा या नुकसान? बेचेंगे तो हम सेम ही, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। 7400 ले जी, कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी? मटेरियल लगेगा, क्योंकि मटेरियल तो हमने उसे प्रोवाइड करना है ना, वो तो हमने खरीद के देना है। ये तो 990, 660, 1100, और उसके बाद वो बनाने की कॉस्ट लेगा, टोल मैन्युफैक्चरिंग 1800, 1600, 2500। बताइए जी 3710, 2940 जी। क्या आंसर निकल रहा है? उससे बनवा लें या खुद बनाएं? पूरी कोशिश करें अपने 1,25,000 घंटे इस्तेमाल करें, क्योंकि इन हाउस में ज्यादा फायदा है, इन हाउस में ज्यादा फायदा है। अब सवाल यह है कि इन तीनों में से कौन से खुद बनाए, कौन से उससे लें? रैंकिंग वाली बात आ गई। अब क्या करूं रैंकिंग में? लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे ही रैंकिंग होती है ना, किससे डिवाइड करूं, इससे कि इससे? इस पे डिवाइड करूं। आप कहते हैं कि इसको बनाने में लगते हैं 8 घंटे, इसको बनाने में लगते हैं 5 घंटे, इसको बनाने में लगते हैं 6 घंटे, यूं रैंकिंग कर लूं। बताइए क्या रैंकिंग आ रही है? डिवाइड करके बताइए रैंकिंग क्या आ रही है?
502.5 597 701.6। ले जी, आपने इन तीनों की कैलकुलेशन कर ली और रैंकिंग में शायद पहले ये आया, दूसरे पे ये आया और तीसरे पे ये आया। आप कहते हैं पहले ये बना लेता हूं। यहां पे ना एक ट्रिक और है, और वो ट्रिक क्या है देखें। आपने बिल्कुल सही फैसला किया कि मुझे पहले जो है वो L3 बना लेना चाहिए, फिर L2 बना लेना चाहिए, फिर L1 बना लेना चाहिए। देखिए आप L3 बनाएंगे, कुछ ना कुछ घंटे आपके लगेंगे, इस्तेमाल होंगे, फिर आप L2 बनाएंगे, हो सकता है फिर कुछ इस्तेमाल हो जाए, L1 के लिए आपको जाना पड़े शायद बाहर, या L2 के लिए जाना पड़े। देखें थोड़ी सी ना बात को समझने की कोशिश करें। एक चीज होती है कि इन हाउस आपको तीनों में से किस में ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन देखें जरा बात को समझें। अगर मैंने L3 और L2 पहले बना लिया, ठीक है, इनका आपस में एक कंपैरिजन है। अगर मैं L3 और L2 को खुद बनाऊंगा ये सोच के कि मुझे L3 में ज्यादा फायदा हो रहा है, L2 में ज्यादा फायदा हो रहा है, सर ये भी तो हो सकता है कि जब मैं L1 खुद ना बना पाया और मैंने बाहर से जाके खरीद लिया, वो मुझे बाहर से इतना महंगा मिला कि L3 और L2 का जो प्रॉफिट है वो भी उसमें कंज्यूम हो गया। कुछ बात समझ आई? कुछ बात समझ आई? मिसाल के तौर पे मैं मिसाल लेता हूं, घर के अंदर एक दावत थी और अम्मी ने बोला हमने 6 खाने बनाने हैं, लेकिन बना सकते हैं सिर्फ 4। अब अम्मी ने फैसला किया चलो यार ये 4 बना लेते हैं, घर में जरा बचत हो जाएगी। अम्मी ने क्या फैसला किया? अम्मी ने 6 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला और अम्मी ने 6 की बेस पर रैंकिंग की, 4 की रैंकिंग निकल आई। अम्मी ने कहा देखो मैंने 300 रुपया बचा लिया, 300 रुपया मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि आखिरी 2 में तो कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, तो मैंने हायर कंट्रीब्यूशन वाले पहले 4 मंगा लिए, बाकी 2 जरा बाहर से मंगा लो। अब बाकी 2 बाहर से मंगाए, 1 करोड़ की एक डिश थी, 2 करोड़ की दूसरी डिश थी, वो जो बचाया था सारा ही गवा दिया उधर। तो क्या ये फिर अक्लमंदी होगी? इसका मतलब है अक्लमंदी ये नहीं होगी कि आप सिर्फ आपस में कंपेयर कर लें, आपको इनके साथ भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। ओके, आपको देखना यह पड़ेगा कि इसको कंट्रीब्यूशन 4020 है, इसका 3710 है, कितना डिफरेंस है? डिफरेंस कितना है? आप 4020 और 3710 का डिफरेंस लें। सॉरी, अगर आप ये चीज खुद बनाएंगे ना तो 310 पे चालेंगे। इधर आइए, 45, हाँ जी, 410, ऐसे ही है। ओके, अब जरा रैंकिंग करें इसकी बेस पे। मशीन 8, अब आपको समझ लगेगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। 6 डिवाइड करें जी, ये बन गया जी 38.7, सॉरी ठीक है, ये 9, ये 68 पॉइंट, सॉरी ये 390, 65 आ जाएगा। ले जी, अब देखें क्या रैंकिंग के हिसाब से ये पहले बनता है, ये दूसरे बनता है और ये तीसरे पे बनता है। 4210 से 3820 माइनस। अब कुछ बात समझ आई? अब देखें हो क्या रहा है। मैंने सोचा था सबसे पहले ये बनाऊंगा, ठीक है, उसके बाद सोचा था ये बनाऊंगा। अब सोचें अगर मैं ये बना लेता तो शायद ये ना बना पाता। जब ये ना बना पाता तो बाहर से फर्क कितना था? 310 रुपए का। इतना ज्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन जाया होना शुरू हो जाता, हर आर पे मुझे 38.75 रुपए का नुकसान होता। ऐसे ही था। और यहां पे मैंने अपनी तरफ से बड़ा सोच समझ के 2 तो बना लिया, लेकिन जब खरीदने जाता तो मुझे सिर्फ 9 रुपए का नुकसान होता पर आर। यहां पे बाहर खरीदने में 38.75 का नुकसान है। अब इस पोजीशन को देखते हुए मुझे लग रहा है ये मुझे ज्यादा फायदा दे रहा है, ये मुझे 1 आर पे 597 दे रहा है और ये 502 दे रहा है, ये बना लूं। लेकिन जब ये नहीं बनाऊंगा और ये बाहर से खरीदने जाऊंगा तो ये हर आर मुझे 38.75 का नुकसान देगा। तो वो अल्टीमेटली जो यहां पे बचाया होगा लॉन्ग टर्म में वो देखें वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इस तरह के कोई सिनेरियो हो ना तो फिर आपने जो रैंकिंग है वो कभी भी इस एक पे नहीं करनी, आपने फिर कंपेयर करके उसके साथ करनी है, डिफरेंशियल लेके उसकी बेस पे रैंकिंग होगी। बस इस सवाल में ये एक पॉइंट था जहां तक मैं आपको लेकर आया। आगे सवाल आपको पता है क्या है? रैंकिंग हो गई, बस यहां से शुरू करें। पहले लोकल के बनाए,
उसके बाद एक्सपोर्ट्स पे सबसे पहले इसके बनाए, फिर इसके बनाए, जो रह जाएंगे वो बाहर से खरीद लें, और वो प्लान तो आप बना ही लेंगे। तो आउटसोर्स के हम पहले भी सवाल करते थे, लेकिन उसमें ये सिनेरियो था, तो इसमें उसमें ना एक ही प्रोडक्ट आउटसोर्स वगैरह नहीं होती थी, वो तीसरी कोई प्रोडक्ट होती थी, तीसरी कोई प्रोडक्ट होती थी। उसमें ये वाला पॉइंट नहीं था कि पहले कौन सा पिक करना। उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। ओके, सर के कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्पोर्ट्स के ज़्यादा है और आउटसोर्स की कम आई है। अगर किसी एक में ऐसा हो जाए कि इसमें मतलब अगर बाहर से खरीद ले। अव्वल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा आपका वही ज्यादा होगा, क्योंकि उसने आपको उलझाना नहीं है, उलझाएगा ऐसे ही उलझाएगा वो। ओके जी, तो जुपिटर ने तो हमें ला के रख दिया, कोई बात नहीं, खैर है, इसमें सिर्फ ये एक ही पॉइंट था। इसमें बस ये एक पॉइंट था, कोई नहीं, गलत भी हो जाएगा तो कितने 16 तो 14 के 14 इसके थोड़ी हैं। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह खैर करेगा। घबराना नहीं है, बस यहां लोग जेलों में चले गए जी, थोड़ा सा घबरा ले। और कल जीत तो गए, और तुम्हें क्या चाहिए? कल जीत नहीं गए? किसके? ओ यार, लाहौर कलंदर की बात करूं, तुम बात को राजनपुर ना लेके जाओ, तुम बात को राजनपुर लेके जा रहे हो, समझ आ रही सारी। यार किताब है किसी के पास कॉस्ट अकाउंटिंग की? किताब नहीं तुम लेके आए, तुमने फेंक दी किताब। बलोची इंसान बन जाओ तुम। यार ये किताब ऐसी तो नहीं थी, कुछ खुद सफ़े ऐड किए अंदर। अभी तो मैं किताब पे काम शुरू करने लगूं। इसमें बहुत ज्यादा था। हाँ वो ऑब्वियसली, सॉल्यूशन भी सही से मतलब कि वो यार तू बेइज्जती करेगा। सर सॉल्यूशंस थोड़ा आसान हाँ हाँ है, सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखते जाएंगे। यस, ओए होए, हम एक करते हैं कुछ और ही होता है। सर इसमें काफी सारा सर वो आपके तरीके से आप लोग आइए सफ़ा नंबर 421 पे। वो ठहर तो जा। अच्छा वैसे तस्वीर ले लो सवाल की, मैंने सवाल करवाना नहीं है। सफ़ा नंबर 421 पे आए, यहां पे एक सवाल है जी जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का। जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 ये किया ना सवाल। ओके, ये सवाल मैंने करवाया भी था क्लास में, अच्छे तरीके से समझ है ना इस सवाल की। बस इस सवाल को एक नजर देख लें, सवाल जब मैं ये सवाल पढ़ना होगा ना तो ये सवाल आपके ज़हनों में होना चाहिए। थोड़ी सी डिफरेंस है ये। और ठहर तो जा बलोची भाई, आगे भागता है हमेशा। पानी तो नहीं पिया तुम्हें? पी ले, पीना। लेकिन तुझे एक बात बताऊं, उसामा ठीक बंदा नहीं है, बच के नहीं इससे। आज तुम देख लिया ना पूरा सेशन में, तुझे कहता रहा देख आखिरी दिन तेरा साथ छोड़ गया, तेरा साथ छोड़ जाएगा ये बंदा नहीं ठीक। फ्रेंडशिप ब्रोकन विद उसामा। नो सलमान हसन इज माय न्यू फ्रेंड। देखा है उसामा, मैसेज करेगा तुझे, बार बार मैसेज करेगा, मैं ही तेरा सच्चा दोस्त हूं, ना मानी। ऐसी कोई बात नहीं है जो सरकार है। ठीक है जी, सवाल सबके सामने है। यस सर। ओके, सवाल सबने देख लिया। अब ये सवाल जहन में रख के क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े। मार्स लिमिटेड ब्लेंड्स एंड मार्केट्स अ स्पेशलाइज्ड केमिकल एंड हैज 2 प्रोडक्शन प्रोसेसेस ए एंड बी। इन प्रोसेस ए 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स, पता नहीं क्या लिखा है, एट G1 आर प्रोड्यूस्ड एंड इंसिडेंटल टू देयर प्रोडक्शन अ बाय प्रोडक्ट स्ट्रिंग इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड। सर प्रोसेस ए है, इसमें एक जॉइंट कॉस्ट लगती है और उसके नतीजे में क्या कॉमेट है, कॉमे है, कॉमे जो भी है, कॉमे निकलता है और G1 निकलता है, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। और तीसरी बाय प्रोडक्ट निकलती है स्ट्रिंग, और आपको पता है बाय प्रोडक्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसकी रिकवरी वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल लॉस की तरह माइनस हो जाती है बस। ले जी, G1 जो बनता है ना इज फर्दर प्रोसेस्ड इन प्रोसेस बी एंड कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट ग्रेविटी। ये आगे फर्दर ग्रेविटी में चला जाता है। क्या जो सवाल आपके सामने किताब में मौजूद है सेम सवाल है? बता दूं ये, यानी कि दोनों सवाल बिल्कुल सेम चल रहे हैं फिलहाल। बलोची भाई इंशाल्लाह एंड तक सेम ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये सवाल भी दिया था। ये सवाल मैंने क्लास में करवाया भी था। सर ये टेस्ट में दिया था, ये 7 नंबर। ओके, अच्छा मैं भूल जाता हूं जी। ओके ठीक है जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ले जी, प्रोसेस ए में डायरेक्ट मटेरियल लगा, प्रोसेस ए में कन्वर्जन लगी और प्रोसेस बी में भी कन्वर्जन लगी। कोई फर्क है? जो सवाल आपको दिया गया उसके अंदर भी तो ऐसे ही था, उसमें भी प्रोसेस बी में कन्वर्जन थी और प्रोसेस ए में मटेरियल और कन्वर्जन थी। कोई मसला?
और साथ ही साथ देखें 9000 लीटर जो है वो बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस में ऐड हुए। ओके, आउटपुट पे आइए, वही देख लें प्रोसेस 1 में कॉमे G1 और स्ट्रिंग निकले। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 800 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 900। आगे एक स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी दी गई है। कुछ बात समझ आ रही है? इसका मतलब है मटेरियल खामोश है तो 100% एज मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट है। आगे पढ़े जी, रिमार्क्स में कॉमे में लिखा है सोल्ड फॉर 1500 पर लीटर आफ्टर इनकरिंग पैकिंग कॉस्ट ऑफ 120 पर लीटर। पता नहीं क्यों दे रहा है, वो कह रहा है कि 1500 का सेल होता है, 120 की पैकिंग कॉस्ट लगती है, शायद एनआरवी निकालने का तरीका है। G1 तो आगे चला जाता है भाई। स्ट्रिंग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 600 पर लीटर सेल हो जाता है, तो ये तो 600 इंटू 1000 रिकवरी वैल्यू में से लेस हो जाएगा। मुझे बताइए इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है? इस सवाल में हमारे पास एक क्वांटिटी शेड्यूल बन जाएगा। एग्जैक्टली, ये कॉपी पेस्ट है इस सवाल का, कॉपी पेस्ट है। देखिए, आप प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, कुछ इनपुट्स डालेंगे, आउटपुट में इधर नॉर्मल लॉस आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा जी क्या, बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। इन दोनों की तो टेंशन नहीं है क्योंकि इन्होंने तो रिकवरी वैल्यू अपनी आगे दे देनी है। प्रॉब्लम किधर आएगी? G1 कॉमे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब नॉर्मल गेन लॉस जहां भी आएगा वो तो कोई इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे जो मेरे पास जॉइंट कॉस्ट लग रही होंगी ना, ये जॉइंट कॉस्ट मुझे इन दोनों में डिवाइड करनी है। सवाल में अब देखना पड़ेगा, अल्लाह करे आउटपुट की बेस पे हो जाए। अगर आउटपुट की बेस पे हो गया ना तो उसकी आसानी क्या है, मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाऊंगा, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मेरे पास यूनिट्स के टोटल आ जाएंगे, तो आराम से जो काम मैं पहले करता था ना उसी बेस पे मैं एलोकेट कर दूंगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज 15 लाख विच कंप्राइजेज ऑफ 60% मटेरियल कॉस्ट एंड 40% कन्वेयर कॉस्ट। क्या करूंगा इसका? मैं चीटिंग कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 4, ML यूजेज वेटेड एवरेज मेथड। ले जी, वेटेड एवरेज मेथड है और जिंदगी आसान हो गई। इसका मतलब यह है कि अब मुझे इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड अगर आप देखेंगे प्रोसेस ए में 96 लाख रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगा हुआ है, इसके अंदर मैं मटेरियल का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दूंगा ना। यहां पे जब मैं ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाऊंगा और ये मटेरियल की वैल्यू बनेगी, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस टोटल 15 लाख है ना, 60% मटेरियल का है, तो मैं 15 लाख का 60% इसमें ऐड कर दूंगा। क्या ख्याल है? इतनी करूंगा ना, ऐसे ही है। फिर इसमें 96 लाख ड्यूरिंग द पीरियड भी तो मटेरियल का लगा, ये भी ऐड करूंगा। फिर मैं इसमें से लेस करूंगा रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस और इसमें से लेस कर दूंगा रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। लें जी, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो अल्लाह करे आउटपुट मेथड हो, ताकि मैं वही सीधा सीधा इन सबको एलोकेट कर दूं, मुझे इन दोनों में कॉस्ट एलोकेट करने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द इनपुट, ओके, एंड इज इनकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। यहां पर आके रुक जाए, लॉस एंड पे होता है। अब मुझे बताइए कि मेरे पास अगर मैं क्वांटिटी शेड्यूल बनाऊं तो मेरे पास 9000 लीटर का मटेरियल जो है वो ऐड हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस है जी 800, ओके, और आउटपुट कितनी है मेरे पास? 3500, 4000, 1000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी तो है 950 और नॉर्मल लॉस भी तो है। नॉर्मल लॉस है जी 10% ऑफ इनपुट। सवाल ये है कि क्या मुझे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को लॉस में कंसीडर करना पड़ेगा क्या नहीं? सोच के बताइएगा। बताइए क्या करना है भाईजान। एट द एंड, जब एट द एंड की बात होती है ना तो वो 100% की बात होती है, या वो सवाल में खुद बोलेगा क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एट द एंड पहुंचा है? देखें कितने परसेंट है सर, ये एंड होता है? एंड तो होता है जब वो खुद कह दे या 100% हो। ओपनिंग तो बिल्कुल आप लेंगे, ओपनिंग बिल्कुल लेंगे, क्लोजिंग को निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग पे लॉस ही नहीं है क्योंकि वो एंड पे पहुंचा ही नहीं है अभी। तो ये तो बात हम पहले कर चुके हैं, मैं बस आपको रिमाइंड करानी थी। ओके, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अल्लाह करे आउटपुट मेथड। ओके, द रिजेक्टेड क्वांटिटी फ्रॉम प्रोसेस ए इज सोल्ड फॉर 200 पर लीटर। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये तो 200 पर लीटर के हिसाब से हम सेल कर देते हैं। रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है, नो लॉस इज इनकर्ड इन प्रोसेस भी, शुक्र अल्लाह का। अभी तक सवाल सेम जा रहा है हमारा, कोई इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस फर्क नहीं है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ अ बाय प्रोडक्ट स्ट्रिंग आर ट्रीटेड एज रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट। तो ये बात तो मैं पहले से ही पता थी,
तो हमने बाय प्रोडक्ट की वो देखें कॉस्ट को ऑलरेडी वहां से लेस कर दिया हुआ है। सर एक जुमला बचा है, या अल्लाह इसके अंदर आउटपुट मेथड ही लिखा हो। नहीं है लिखा। Joint cost are allocated on the basis of net realizable values. नोट हो जाते हैं। मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता, छोड़ दो। ओके, तो भाईजान जॉइंट प्रोडक्ट जो की कॉस्ट जो है वो एनआरवी की बेस पे होती है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि अब मसला क्या हुआ, कॉमे G1 और स्ट्रिंग, और किसको, G1 को प्रोसेस कर रहे हैं, G1 को प्रोसेस करें। यहां तक आते आते मेरे पास जॉइंट कॉस्ट लग गई 9.6 मिलियन की, वो मटेरियल लग गई, कन्वर्जन लग गई, वो सारी कॉस्ट जो इधर आ रही होंगी वो सारी इधर लग गई होंगी। इसको मैं आगे फर्दर जो है वो प्रोसेस 2 में, ये प्रोसेस 1 है जी। अब प्रॉब्लम क्या है जी, प्रॉब्लम ये है कि जो कॉस्ट मेरी यहां पर लगी है इसको मैंने एनआरवी की बेस पे इन दोनों में डिवाइड करना है। यहां से मैं सिंपल इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए जी, मुझे चाहिए इन दोनों की सेल प्राइस, वो जो लेस हम करते हैं एक्सपेंसेस, और मुझे चाहिए एनआरवी इन दोनों की। ऐसे ही है सर। उसने कॉमे के बारे में तो बताया हुआ है जी 1500 पर लीटर है, माइनस 120 है, तो 1380। ये तो सॉरी, ये तो मेरे पास आंसर आ गया, 1380 का आंसर तो मेरे पास आ गया। G1 की क्या है सेलिंग प्राइस, G1 की सेलिंग प्राइस क्या है, G1 की कोई सेलिंग प्राइस नहीं है। G1 की मैं एनआरवी निकाल नहीं सकता। क्या उस क्वेश्चन नंबर 2 में यही मसला था, सेम मसला था उस क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्या करूं भाई, अब अगेन वही बात, उसने मुझे ग्रेविटी का डाटा दिया हुआ है, वो कहता है ग्रेविटी जो है ना इसके साथ वो 2200 उसकी सेलिंग प्राइस है, और इस पे पैकिंग कॉस्ट लगती है 140 की। लेकिन अब क्या करूं, अब अगेन वही बात, अगर मैं प्रोसेस 2 में लगने वाली कॉस्ट इसमें से निकाल दूं तो इसका मतलब है ये वापस यहां पे आकर खड़ा हो जाएगा, वही सवाल नंबर 2। तो इसका मतलब है कि G1 की एनआरवी निकालने का तरीका यही है कि मैं ग्रेविटी के इसमें से प्रोसेस 2 की कन्वेयर कॉस्ट माइनस कर दूं, और वो कितनी है जी, वो है 2000 है। 2000 कितने यूनिट्स की है जी, 2000 कितने यूनिट्स की है जी, 4000 यूनिट्स की है जी 2000। तो इसका मतलब यह है कि एक यूनिट की कितनी होगी, 2 मिलियन डिवाइड बाय 4000, कितनी, 500। ये जब आप निकालेंगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा, क्या आंसर आ रहा है, 1560। सर यही एनआरवी है आपके G1 की, ये वन नहीं था, ये जो कुछ भी न्यू नहीं था इसके अंदर, इस सवाल में कुछ भी न्यू नहीं था, इसलिए तो आपको सवाल दिखाया। वो तो इजी था, उसने वो नहीं दिया था एनआरवी, इसलिए वो पॉइंट 2 वाले में उसने सवाल नंबर 2 में है एनआरवी, इसे एनआरवी ने निकाला था वो प्रोसेस 2 में से। हाँ तो ये भी वैसे ही निकाला है। दिखाइए सवाल नंबर 2 दिखाएं मुझे इसमें नहीं था ना जी। 140 इसमें नहीं था, वो 140 में निकाला। कौन सा 140 नहीं था इसके अंदर, 140 जो इसका मिला हुआ है ना, ये कॉस्ट हम जो निकल कर रहे हैं, ये देखें J प्लस 1400 पर लीटर का सेल तो हो रहा है। ये सर वो हाँ तो ये 140 जो हम पैकिंग कॉस्ट लगा रहे हैं वो इसमें नहीं। ओहो यार, पैक कॉस्ट ही थी ना एक ऐड, प्रोसीजर में तो कोई फर्क नहीं है उसमें भाई, ये 0 होगा, बाकी ये 500 तो आपने ऐसे ही निकाला ना जैसे वहां पे निकाला। तो बस अब आगे मुझे बताइए, अब आपके पास दोनों की एनआरवी आ गई, ये एनआरवी आपके पास आ गई जी 1560 आ गई। इसकी बेस पे आप इन दोनों कॉस्ट को करेंगे पोर्शन, और वो मेरे ख्याल में बाप को मेरे से बेहतर आती है पोर्शन करना। पोर्शन करें और वैल्यूज यहां पे लिखें। उसने मांगा क्या हुआ सवाल के अंदर, सवाल तुमने पढ़ा ही नहीं, रिक्वायरमेंट प्रिपेयर क्वांटिटी शेड्यूल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल। तो क्वांटिटी शेड्यूल तो आपका बन गया, इक्विवेलेंट शेड्यूल में आपने बिल्कुल इसी तरीके से चलना है, और आपने सिर्फ क्या करना है, जो आपकी ये कॉस्ट होगी ना इन दोनों की, वो आपने इस बेस इस फॉर्मूला से निकालनी है बस। अब वो उस बेस पे नहीं होगी जो हम पहले पर यूनिट निकाल के मल्टीप्लाई करते थे, वो नहीं होगी। उसके बाद क्या कहता है जी, कॉस्ट पर लीटर ऑफ कॉ, ये तो कोई मसला नहीं है, ये तो आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर ही देंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज, हाँ जी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, गेन लॉस की क्या एंट्रीज होती हैं भाई, नॉर्मल लॉस। इस सवाल में गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है, देखिए चीटिंग कर लें, चलिए मैं बता दूं इसमें गेन आ रहा है, ठीक है बता देता हूं, समझाना ही है ना, गेन आ रहा है। ओके, क्रेडिट प्रोसेस अकाउंट, डेबिट नॉर्मल लॉस अकाउंट विद रिकवरी वैल्यू, ओके। अब नॉर्मल गेन यहां पर आता है,
डेबिट प्रोसेस अकाउंट, क्रेडिट एबनॉर्मल गेन अकाउंट। जो भी वैल्यू आ रही होगी, और ये वैल्यू कहां से निकलेगी, ये यहां से निकलेगी, यहां से आती है ना वैल्यू, यहां से वैल्यू आती है। ओके, और वो आप यहां पे लिख देते हैं और वो यहां पर आ जाती है। ओके, अब जब भी एबनॉर्मल गेन आता है ना, आपको पता है एक प्रॉब्लम होती है सर, नॉर्मल लॉस आपका निकला होता है मिसाल के तौर पे 1000 यूनिट्स का, गेन मिसाल के तौर पे होता है 200 यूनिट्स का, लेकिन असल में लॉस तो फिजिकली 800 यूनिट्स का होगा ना। तो यहां पे जो आप बेचेंगे वो 800 यूनिट्स का बेचेंगे, और 200 से इसको क्लोज करना है तो 200 यूनिट्स। अब अच्छा ओके, एंट्रीज पे आ जाए। डेबिट नॉर्मल लॉस, क्रेडिट प्रोसेस अकाउंट, प्रॉब्लम। डेबिट प्रोसेस अकाउंट, क्रेडिट एबनॉर्मल गेन, प्रॉब्लम। डिस्पोजल करें, डेबिट कैश, क्रेडिट नॉर्मल लॉस, को प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद हम शिफ्ट करते थे यहां पे, क्रेडिट नॉर्मल लॉस, डेबिट एबनॉर्मल गेन, डिफरेंशियल वैल्यूज है, डिफरेंशियल वैल्यूज है। आंसर आ गया। अब मिसाल के तौर पे यहां 500 पड़ा हुआ है, यहां 300 पड़ा हुआ है, तो 200 से डेबिट एबनॉर्मल गेन, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये एंट्रीज थी बस, और ये हम लेजर पहले बना चुके हैं, बस आज आपको लेजर बना के एंट्रीज ही बताइए। ओके, हाँ पूछता है तो वो सिंपल है मेरे ख्याल में सारा कुछ, बस एक ये ट्रिक है कि नॉर्मल लॉस को क्लोज करने के लिए आप एबनॉर्मल गेन के अंदर एंट्री फेंक देते हैं जी, बैलेंसिंग से होगी एंट्री। ये आपकी एक्चुअल यूनिट्स होंगे डिस्पोजल वैल्यू से, ये तो आपका यहां से आ रहा होगा, और ये बैलेंस करने के लिए जो भी बैलेंस बचता है वो आप उठा के यहां फेंक देंगे। दैट वाज द क्वेश्चन एंड इट वाज द कॉपी पेस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो जिन लोगों का ये पेपर पास नहीं हुआ, आपको पता है अब उनके साथ क्या करनी चाहिए। कोई सवाल किसी का? ले जी, ये पेपर भी डिस्कस हुआ। अब मेरे ख्याल में अब शायद मेरी और आपकी मुलाकात शायद रिजल्ट में या पेपर्स के बाद ही होगी, और मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी और आपकी मुलाकात इस क्लास के अंदर ना हो। दूसरी क्लासेस में तो अब आप जारी बात है अब आगे चले जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी क्लासें मैं नहीं पढ़ाता, मेरा छोटी क्लास में पढ़ाता हूँ, वो ज़रा ओ अस्तगफिरुल्लाह। तो ठीक है जी, अब ज़रा हिम्मत से जाइएगा। मेरे ख्याल में बस अब के बाद ये पेपर करना होगा सॉल्व, एक दफ़ा खुद कर लीजिएगा। नया सवाल अब ना ही देखें कोई तो बेहतर है, क्योंकि अब ये टाइम आपका बिल्कुल डीमोटिवेट होने का नहीं है। अब आपने अच्छा, इस पेपर के अंदर ना आप बड़े आराम से पास हो सकते हैं। इवन जो ट्रिक्स थे ना इस पेपर के अंदर, अगर वो भी गलत हो जाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पिछला सवाल हमने डिसीजन मेकिंग का किया, उसमें अगर आपने रैंकिंग उस पर भी लगा दी ना तो कोई मसले वाली बात नहीं है। 10 नंबर का सवाल था, 2 नंबर कट जाएंगे, 3 कट जाएंगे, मेरे हाल में फिर भी आप हर सवाल में पास बड़े आराम से हो सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है, कोशिश करनी है पेपर पूरा करके आए। ये ना हो कि 80 का करके आ रहे हैं, 75 का करके आ रहे हैं, पेपर 100 का 100 होना चाहिए, 100/100 होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ओके, बाकी अगर आपका कोई सवाल वगैरह हो तो मैं देर से जवाब दे ही देता हूँ, लेकिन दे देता हूँ, इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। ओके ठीक है, तो खैर एनीवेज ठीक है जी, जाइए खैर खैरियत से जाइए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।